अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवर और आपको खुशामदीद कहेंगे सिटी एट 10 में, जो कि मॉर्निंग शो हम स्टार्ट कर रहे हैं सिटी 21 पर। अब आप रोज़ाना देख सकेंगे, पीर से लेकर हफ्ते तक रोज़ाना आपका और हमारा साथ होगा, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। और इस मॉर्निंग शो के अंदर बहुत सारी मालूमात होगी और जिससे आप मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। आपके लिए डेली टिप्स होंगी, टॉप स्टोरीज़ होंगी कि क्या चल रहा है शहर में, मुल्क भर में, और आज की जो अहम खबरें हैं, अहम बातें हैं, वो क्या हैं, वो तमाम आपसे होंगी। उसके अलावा हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड चीज़ें भी इन डिस्कशन होंगी, ब्यूटी टिप्स भी आपके लिए लेकर आएंगे, और साथ साथ जो हमारे सितारे होंगे जो नुमाया कारकर्दगी कर रहे होंगे, किसी भी फील्ड के अंदर मौजूद हों, वो भी इस सेट का हिस्सा होंगे। तो इस मॉर्निंग शो का आगाज़ कर रहे हैं और आपका फीडबैक, आपका होना, आपका शामिल होना हमारी टीम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग हैं जो इस मॉर्निंग शो को कामयाब बना सकते हैं अपने फीडबैक के साथ, अपनी मोहब्बत के साथ। आप सब हमारे साथ रोज़ाना मौजूद होंगे। तो आज की शो का भी आगाज़ करते हैं सिटी एट 10 का, और सबसे पहले जो हमारे पास आज की टॉप स्टोरीज़ हैं उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि जनाब कल वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ, और इस वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया जो मैच हुआ वो बड़ा टाकरे का मैच था, और लग ये रहा था कि इंडिया ये मैच जीत जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हराना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया अब तक जो है वो अनबीटन जा रहा था। और ऑस्ट्रेलिया भारत वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने जीत अपने नाम की। ऑस्ट्रेलिया की दावत पर बैटिंग की भारत ने। पूरी जो टीम थी वो 240 रन बनाकर आउट हुई, और हमने देखा कि शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया। बड़ा फाइटिंग जो है स्पिरिट दिखाई दी गई दोनों टीमों की जानिब से। तो हमने अगर बात की जाए मैच के हवाले से, तो ट्रेविस हेड ने 120 गेंदों पर शानदार इनिंग्स खेली, 137 रन बनाए, और इस इनिंग में उन्होंने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और अगर इंडियन क्राउड की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, तो खासी सपोर्ट हासिल थी इंडियन टीम को। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को देखते हुए लग रहा था कि जैसे जब इंडिया का अभी तक अनबीटन रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया को शायद हराना इतना आसान हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाकरा और अच्छा मैच देखने में आया। उसके अलावा अगर बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया की आईसीसी मेंस वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में टूर्नामेंट की नाकाबिले शिकस्त और मेज़बान टीम भारत को 6 विकेटों से हराया, और जो है वो छठी बार आलमी क्रिकेट चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया बन गया। बड़ी बात है ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि 6 टाइम चैम्पियन है, और बड़ी नज़रें थीं, क्योंकि इस दफ़ा क्योंकि जैसा कॉम्बिनेशन इंडियन टीम ने अपना बना लिया। हम पहले देखते थे कि बॉलिंग लाइन खासी वीक थी, बैटिंग लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती थी हमेशा इंडियन टीम की, लेकिन इस दफ़ा जो कॉम्बिनेशन था वो खासा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा था। तो लग यही रहा था कि हरा देंगे, जीत जाएंगे, जैसे अनबिटन भी रहे हैं। तो लेकिन ये कॉम्बिनेशन भी ऑस्ट्रेलिया के आगे जो है ना वो मान पड़ गया। वो कि अच्छा मैच हुआ, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलियन टीम की जो स्ट्रेंथ है, जिस तरह से वो अपनी टीम को यूटिलाइज़ करते हैं, जो कैप्टनसी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो वो हमेशा बड़े मैचेस में बड़ी इनिंग्स खेलते हैं, और अच्छे से कारकर्दगी का मुजाहरा करके बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करके ये टैग्स, ये जो ट्रॉफीज़ हैं वो अपने नाम कर जाते हैं। तो ये था खासे, हालांकि हमने इंडियन क्राउड को जब हम बात करें तो खासे स्टार्स भी मौजूद थे। नरेंद्र मोदी भी मैच देखने के लिए आए हुए, तो खासी सपोर्ट थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया को ऑब्वियसली हासिल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद ये मैच अपना ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो है भारत के साथ हुआ, और ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम से इनिंग को किया। उसके बाद जो है वो कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार दिए, क्योंकि ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी। वर्ल्ड कप 2023 में 765 रन स्कोर किए उन्होंने, और जो है बड़ा अच्छा ओवरऑल टूर्नामेंट उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। और विराट कोहली की अगर वैसे भी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो खासे कंसिस्टेंट प्लेयर नज़र आ रहे हैं। वनडे करियर में सबसे ज़्यादा 50 सेंचुरीज़ का रिकॉर्ड बनाना भी विराट कोहली को इसका सराहा जाता है, और वो टॉप बैट्समैन में उनका शुमार होता है। विराट कोहली का ना सिर्फ इंडियन टीम्स में इंडियन फैंस उन्हें पसंद करते हैं, बल्कि दुनिया भर में जो है उनके फैंस मौजूद हैं और उनको पसंद किया जाता है। तो ये तो कल के मैच की अपडेट थी, आप सबने देखा होगा, खासा एंजॉय किया होगा, क्योंकि जो फाइनल है वो खासा एक्साइटिंग होता है। तो अब हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, और अगली स्टोरी ये है कि जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसका मसला अभी तक बरकरार है। कराची आलूदा शहरों में आज तीसरे नंबर पर है, और फ़िज़ाई आलूदगी हम देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही है, इंतहाई ख़राब है। कराची की एयर क्वालिटी इंडेक्स 239 आज रिकॉर्ड की गई है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जो एयर इंडेक्स है या एयर पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। शहरियों के लिए बीमारियों में भी इजाफा होता जा रहा है। मुस्तकिल जो हवा के अंदर हम देखते हैं कि पार्टिकल्स मौजूद हैं,
पॉल्यूशन मौजूद है, गाड़ियों का धुआं है, मट्टी है, रेत है, सफाई ना होने की वजह से, कचरा जलाने की वजह से जो है वो इस आलूदगी में अंदर बार बार इजाफा होता जा रहा है। जो मौसमियाती तज्ज़ियाकार हैं वो ये कहते हैं कि जो शुमाल मगरिब से हल्की तेज़ रफ्तार हवाएं जो है, हल्की जो हवाएं चलती हैं उसकी वजह से जो नमी का तनासुब है वो भी ज़्यादा हो जाता है और फ़िज़ाई मयार आलूदा होने से स्मॉग भी कराची में हो रही है। जबकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो है वो पंजाब साइड पे, लाहौर में, इंटीरियर पंजाब में ज़्यादातर स्मॉग होती है। पिछले दिनों भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा स्मॉग थी पंजाब में, तो स्कूल भी बंद कर दिए गए, लेकिन जो है वो कराची में ऐसी सूरत हाल नहीं होती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि कराची में भी खासी स्मॉग होने लगी है। और अब जो ये आज का जो इंडेक्स आया एयर इंडेक्स, उसमें तीसरे नंबर पर आ गया। अगर हम बात करें कि कराची के बाद दूसरा नंबर किसका है, तो वो भारत का जो शहर है नई दिल्ली, वो सेकंड नंबर पर आता है। तो पॉल्यूटेड शहरों में, बड़े बड़े शहरों का शुमार होता है। उसकी वजह यही है कि एक तो सबसे ज़्यादा मसला ये है कि ट्रैफिक है, पॉल्यूशन है, कचरा है, गंदगी। हम इन चीज़ों को साफ़ नहीं रखते, तो हम कोशिश भी नहीं करते कि अपनी जो माहौल है उसको ख़ुद से भी साफ़ रखने की कोशिश करें, ताकि हम जहाँ पर रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं, उसको साफ़ सुथरा रखें, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। फ़िज़ाई आलूदगी से बचने के लिए जो प्रिकॉशंस हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ यही हैं कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, आप अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, हाइड्रेट रखें, ताकि जो है वो आपके अगर गला खुश्क ना हो, क्योंकि बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जब वेदर ड्राई होता है और वेदर चेंज होता है तो बीमारियों में इजाफा हो जाता है। तो आप इस आलूदगी से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, साफ़ सुथरे रहें, पानी का इस्तेमाल करें, कुल्ली करें, ताकि आप जो है वो इन बीमारियों से दूर रह सकें। तो ये तो थी हमारे लिए कि हम प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं और क्या जो है वो सिनेरियो इस वक्त मौसम के हवाले से चल रहा है। मौसम खासा चेंज भी हो गया है कराची में, थोड़ी खुनकी भी हो गई है, शाम में ठंडी हवाएं भी चलने लगी हैं। बेहतर अब सूरत हाल मौसम के हवाले से होती जा रही है और आगे आगे जैसे जैसे अब दिन बढ़ेंगे ठंडक जो है वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इसके अलावा एक और स्टोरी हमारे पास आज की ये है कि कराची में MCAT का जो एग्ज़ाम है वो दोबारा हुआ है और एक्सपो सेंटर में इसका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर था वो बनाया गया। उसकी वजह ये थी कि पहले बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया MCAT का ये जो एग्ज़ाम है। उसके बाद इसको दोबारा से मुनक्किद किया गया। डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तहत ये एग्ज़ाम लिया जाता है। सिंध भर के तमाम मेडिकल एंड डेंटल जो कॉलेजेस हैं वो इस एग्ज़ाम के थ्रू बच्चों को एनरोल करते हैं। और आज इस हवाले से हमने जब देखा कि MCAT का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, 41,000 से जो ज़ायद तलबा और तालिबात हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। एक्सपो सेंटर कराची में ये एग्ज़ाम हो रहा है। इस वक्त जामशोरों में लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज में एग्ज़ाम हो रहा है। शहीद बेनज़ीराबाद में बिलावल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नवाबशाह और लाड़काना में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल PTS बस टर्मिनल लाड़काना में बैक वक्त जो है वो ये एग्ज़ाम लिया गया है। तो तकरीबन 15,000 के करीब जो हैं एक्सपो सेंटर में तलबा और तालिबात ने शिरकत की। जामशोरों में 13,000 के करीब इनरोलमेंट्स, विच इज़ अ ह्यूज नंबर फॉर जामशोर स्टूडेंट्स। इसके अलावा बेनज़ीराबाद से 4,000 और लाड़काना से 9,000 के करीब जो है वो तलबा ने हिस्सा लिया इस एग्ज़ाम में। तो अब देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। और सिक्योरिटी के भी खासे अच्छे इंतजाम थे। ओवरऑल आप देख भी रहे हैं कि फुटेज में कि किस तरह से जो है वो इसको मैनेज किया गया। खासे अच्छे तरीके से जो तलबा और तालिबात के लिए इंतजाम थे वो किए गए थे। तो ये था आज की जो अपडेट थी वो ये थी। तो अब हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद भी गुफ्तगू होगी, कुछ और अहम बातें भी होंगी। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। कराची शहर की बात करते हैं तो कराची शहर में जहां हमने फ़िज़ाई आलूदगी का जिक्र किया, वहीं एक और बड़ा मसला ये भी है कि जो स्ट्रीट क्राइम है उसकी वारदातों में कमी नहीं आ रही है। अभी भी हम देख रहे हैं कि जो क्राइम रेट है वो इंतहाई हाई है और ये जो वारदातें हैं उनमें कमी नहीं आ रही है। चाहे मोबाइल चोरी की वारदातें हों, बाइक चोरी की वारदातें हों, इवन बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि गाड़ियों की चोरी भी अब बढ़ती जा रही है। इवन ट्रैकर सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी ख़ास तौर पे एक और मसला ये कि गाड़ी की बैटरी खोलते हैं, उसमें सामान निकालते हैं, गाड़ी के शीशे तोड़ते हैं
उसमें से सामान निकाल के ले जाते हैं। तो ये सारी जो इवेंट्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त मौजूद हैं, फ़हीम सिद्दीकी साहब। वेलकम टू द शो और वेलकम टू द CNN फैमिली, क्योंकि मेरा आपसे इंटरेक्शन यहाँ पर आज ही हो रहा है। तो कैसे हैं आप? हमें ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मजा आ रहा है पहला शो करते हुए? आपको सेट कैसा लगा पहले ये बताएं? जबरदस्त है, बहुत अच्छा। स्क्रीन पे तो बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। आपने कंटिन्यू फीडबैक देखना है, क्योंकि आप कराची की आवाज़ हैं। आप लोग जो है वो लोगों से और आप लोगों का इदारों से कांटेक्ट रहता है, तो आपने ज़रूर हमें बताने कि हम कैसे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये बताएं कि शहर के हालात कैसे जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि एक वेव आती है कि बहुत ज़्यादा जो है वो क्राइम रेट बढ़ जाता है, फिर सेटल डाउन करने की कोशिश करते हैं, कुछ बेहतरी भी आ जाती है, उसके अलावा फिर अभी बढ़ गया है क्राइम रेट। क्या वजह है? देखिए, मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन रहती है कि बिल्कुल बंद हो जाएगा फिर खुल जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि स्लाइटली सी चेंज आती है उस वक्त जब मीडिया पे बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बात होना शुरू हो जाए, स्ट्रीट क्राइम के ऊपर या दीगर क्राइम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होना शुरू हो जाए। तो वो पुलिस अफसरान जो पुलिसिंग ये समझते हैं कि सिर्फ एयर कंडीशन कमरों में बैठ कर काम करने का नाम है, वो थोड़े से एक्टिव होते हैं, नीचे थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं, तो उसके नतीजे में जो है हमें SHO लेवल पे या पुलिस लेवल पे थोड़ा सा काम होता हुआ नज़र आता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इस कराची की बात करूं तो कराची में स्ट्रीट क्राइम जो है ना अब एक इंडस्ट्री बन चुका है। और इस इंडस्ट्री को ज़ाहिर है मुख्तलिफ जो हर इंडस्ट्री में मुख्तलिफ लोग होते हैं जो इस इंडस्ट्री से अपना हिस्सा ले रहे होते हैं, तो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री से भी हिस्सा लेने वालों की तादाद कोई कम नहीं है। और इसमें अगर मैं ये कहूँ कि पुलिस भी इस इंडस्ट्री का एक हिस्सा है तो गलत नहीं होगा। चाहे हाउस रॉबरीज हों या वैसे कुछ भी हो, आए दिन इस नौयत की खबरें आती रहती हैं। कल ही की बात है कि औरंगी टाउन में जो है एक घर में पुलिस के एहलकार जो है वो वर्दी में मोबाइलों के साथ पहुंचे, घुसे और वहाँ से कई करोड़ों रुपए लेकर चले गए। पुलिस की वर्दी में लोग पुलिस की वर्दी हासिल करना क्या इतना आसान है? बिल्कुल आसान है। क्यों इसका एक्सेस? क्योंकि बीच में हमने देखा था कि बिल्कुल फैब्रिक चेंज कर दिया था, यूनिफॉर्म चेंज हुआ, उसको वो शॉप्स पे अवेलेबल नहीं होगा, तो क्या वो दोबारा मार्केट में इतना इजीली अवेलेबल है? शॉप्स पे अवेलेबल ना हो, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि इस इंडस्ट्री से जो है हमारी पुलिस जब हिस्सा ले रही है तो वो फिर फराहम करना तो कोई मसला ही नहीं है। और स्ट्रीट क्राइम जो है ना वो सब जुर्म की दुनिया का ना सबसे आसान तरीन जुर्म है। 60 सेकंड में मुकम्मल होता है। आप किसी को भी पिस्टल दिखाते हैं, उससे उसकी वैल्यूएबल्स लेते हैं और चले जाते हैं। अब अगर एक स्ट्रीट क्रिमिनल एक दिन में सिर्फ 10 वारदातें भी कर ले तो उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। अब ये कहा, अब हमारे यहाँ जो ना हमारी पुलिस ने एक नया बयानिया बना लिया, जैसे सियासतदान बयानिया बनाते हैं ना, ऐसे हमारी पुलिस ने भी एक नया बयानिया बना लिया। ठीक भी होगा, मैं ये नहीं कहता कि 100% वो जो है गलत होंगे, लेकिन उनका एक नया बयानिया है कि जनाब ये जो क्राइम है और ख़ासतौर पर स्ट्रीट क्राइम है, इसके पीछे मंशियात फरोशी और मंशियात से वाबस्ता जो गैंग्स हैं वो काम कर रहे होते हैं। और जो मंशियात के आदी अफराद हैं वो बेसिकली अपना नशा पूरा करने के लिए जो है नशे की ज़रूरत पूरी करने के लिए ये काम करते हैं। भाई ठीक है, वो करते होंगे, लेकिन क्या आप इतने नाकाम और इतने नाअहल हैं कि आप मंशियात जैसा जो बहुत ही मामूली क्राइम है आप उसे नहीं रोक पा रहे और उसकी वजह से जो दीगर क्राइम हो रहे हैं आप उसको उसकी वजह करार देते हैं? देखें, जो 3 किस्म के क्राइम्स को तो मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में शामिल होता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है? वो होता है जो पुलिस की मदद से हो। अब थाने की हुदूद में अगर मंशियात का अड्डा चल रहा है तो डेफिनेटली वो SHO की मर्ज़ी से चल रहा है, थाने की मर्ज़ी से चल रहा है। इसी तरह से अगर थाने की हुदूद में जो है कोई कहबा खाना चल रहा है, कोई जुए और सट्टे का अड्डा चल रहा है, SHO को पता है, थाने को पता है, वहाँ उससे बाकायदा तौर पर बीट आ रही होती है, पैसा आ रहा होता है, रिश्वत आ रही होती है, तो उसकी बुनियाद पर वो नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई करते। अब अगर मंशियात का अड्डा जो है वो SHO की मर्ज़ी से चल रहा है तो इसका मतलब है कि स्ट्रीट क्राइम के पीछे भी पुलिस है। और सिर्फ यही नहीं, चौथा जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मैं कहता हूँ, मैं स्ट्रीट क्राइम को इसलिए कहता हूँ कि इलाके में जिस दुकान पर चोरी और छीना गया फ़ोन बिकता है उसका पता भी जो है SHO को। अब ये मसला कैसे हल होगा? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पुलिस का जो इदारा है वो इसीलिए कायम किया गया है कि उसको लॉ इन्फोर्स कराना है शहर के अंदर। बिल्कुल। अब वही मुलव्विस हो जाएंगे, वही उनको सब कुछ मुआवनत करेंगे और पता होने के बावजूद जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे तो क्या होगा? कैसे हालात बेहतर होंगे? फिर हम बड़े अरसे से ये बातें करते आ रहे हैं कि जी जनाब पुलिस को सब कुछ पता है लेकिन ये बेहतरी नहीं आ रही। और फिर मॉडर्न पुलिसिंग सिस्टम की भी बात हुई, ये हमने बाज़गर सुनी, ये टर्म लॉन्च की गई पिछले दिनों, आज से 7-8 महीने पहले, कि जी मॉडर्न पुलिसिंग सिस्टम ला रहे हैं, सिक्योरिटी कैमराज होंगे और जी सर्विलेंस होगी और फलानी फोर्स होगी। वो सब कहाँ है? मैंने तो शहर में कहीं कोई चेंजेस नहीं देखे ना, मुझे कोई फोर्सेस नजर आ रही है। 2 जवाब हैं। एक तो ये कि नियत की कमी, जिस दिन नियत हो जाएगी ना कि यार क्राइम कंट्रोल करना है तो कोई मसला नहीं है क्राइम कंट्रोल करना। इस शहर में हमने जब नियत होते देखी ना
तो हमने कोर कमांडर पर हमले के मुलजिमान भी पकड़े जाते देखे। और डीआईजी के बकरा जो चोरी हो गया था, जिसमें ना तो कोई ट्रैकर था और ना कोई नंबर प्लेट थी, वो भी हमने 24 घंटे में बरामद होते देखे। बकरा ठीक है, क्योंकि नियत थी सही कि भाई डीआईजी का बकरा चोरी हो गया, ओहो पकड़ना है, तो पकड़ लिया, ठीक है। तो सिर्फ नियत थी। दूसरी चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इस शहर को जब तक आप सेफ सिटी नहीं बनाएंगे, आप इस शहर से क्राइम कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं आज से नहीं कह रहा, प्रोजेक्ट भी तो लॉन्च हुआ था, कहाँ हुआ था, अरसों से फाइलों में पड़ा हुआ है, अरसों से फाइलों में पड़ा। इसके पीछे भी जाहिर है मुख्तलिफ किस्म के बयानियाँ हैं। एक बयानिया ये है कि जनाब नैब के डर से पुलिस अफसरान उन फाइलों पे साइन नहीं करते, जिसकी वजह से सेफ सिटी जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा। कैमरों की ख़रीदारी है, मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर की ख़रीदारी है, तो इन सब की वजह से जो है वो अफसरान साइन नहीं कर रहे। भाई नहीं साइन कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? आपने नैब को, अब तो जो आखिरी तरामीम थी उनमें तो नैब को इस नौयत के मामला से दूर रखने के लिए कह दिया गया था। अब उसके बाद भी ये शहर सेफ सिटी के का मोहताज हुआ हुआ है। देखें, सेफ सिटी सिर्फ और सिर्फ कैमरास का नाम नहीं है कि जनाब ऐसे कैमरास होंगे जिनके जरिए शहर में होने वाली वारदातें कवर कर लेंगे। नहीं, सेफ सिटी में आपने ऐसे कैमरास लगाने थे जो रीडेबल होंगे, जो नंबर प्लेट भी पढ़ सकेंगे। नंबर प्लेट पढ़ने के लिए उसका एक्साइज से लिंक होना जरूरी था, एक्साइज में रीडेबल नंबर प्लेट्स होना थी। इसी तरह जो है वो उनका ताल्लुक जो है कैमरास का नादरा से होना था कि नादरा से वो फौरी तौर पर रिकग्निशन हो के आपके सामने एक फेस आ जाएगा कि जनाब ये शख्स इसमें मुलव्विस। कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं तो ये इतने अरसे में क्या क्योंकि विदाउट प्लानिंग ये लॉन्च कर देते हैं, ये बस ऐसे ही आते हैं, एक जो तख्ती लग जाती है, अब रोड बनता रहेगा। ये मुझे लग रहा है ये भी पुलिसिंग ने ये तख्ती का जो है वो अप्लाई कर दिया। मैं तो कहता हूँ लगा लें तख्ती यार। जो सेफ सिटी आ रहा है, मॉडर्न पुलिसिंग सिस्टम आ रही है जी, फलाना आ रहा है, क्या हो कुछ भी कोई एक प्रोजेक्ट तख्ती लगा लें। और ये तख्ती सबसे ज्यादा बड़ी तख्ती शुमार होगी। जो भी आईजी, ये जो भी वजीर आला, जो भी गवर्नमेंट ये सेफ सिटी करने में कामयाब हो गई ना, सबसे बड़ी तख्ती होगी वो। इस मुल्क की सबसे बड़ी तख्ती होगी, क्योंकि इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची है, 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। इस शहर को, इस मुल्क को सबसे ज्यादा रेवेन्यू ये शहर देता है। इस शहर में अगर आपने सेफ सिटी कर लिया तो उस तख्ती पे जिसका नाम होगा वो शख्स हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन मसला है कि तख्ती लगाने के बाद जो नीचे तख्त के जो कुछ हो रहा है वो सब अगर बंद हो जाएगा, जैसे आपने स्टार्ट किया था अपनी बात को कि अगर वो सब बंद हो जाएगा तो ये तो कोई भी नहीं चाहता कि हमारे सिस्टम के अंदर के वहाँ पे जाकर जो है वो रूट कॉज को ख़त्म किया जा सके, वो तो बल्कि और बढ़ाते हैं हम लोग। तो अब मैं फिर वहीं आऊँगी कि ये फ़हीम साहब, इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो क्या है? अगर पुलिस अपना किरदार अदा नहीं कर रही तो कौन करवाए, कौन जिम्मेदार है? किस तरह ये शहरी या फिर ऐसे ही साल साल लुटते रहेंगे, कसूरते रहेंगे, घरों तक वारदातें हो रही। बीच में ये जो इसको डकैती कहते हैं ये ख़त्म हो गया था, लेकिन अभी फिर आप कह रहे हैं कि अभी फिर हाल ही दिनों में बहुत ज़्यादा हो रही है। हर तरह का क्राइम जो है शहर में खुल के हो रहा है। और देखें, इस हवाले से मैं अपने अगर 2 तजर्बात शेयर कर दूं आपसे जल्दी, जो मेरे साथ हुए जल्दी से, उसका वजह भी मैं आपको बताऊंगा। एक दिन मैं सुबह घर से जाने के लिए निकला, तो जब मैं गाड़ी में बैठने लगा तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी का पैनल जो है वो गायब है आगे से। बिल्कुल। तो मैंने कहा अच्छा, मैं अंदर घर में वापस गया। घर में जाके मैंने कैमरास देखे तो मैंने देखा कि कचरे वाला बहुत छोटा सा बच्चा, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं, बहुत कम उम्र, उसने मेरी गाड़ी का क्वार्टर ग्लास तोड़ा है और वहाँ से वो पीछे का दरवाज़ा खोल के वहाँ से बैठा। 15 सेकंड में उसने वो पैनल निकाला है, वहाँ से ही उतरा है पीछे से, अपने कचरे के बैग में डाला और चला गया। अच्छा, मैंने जो गाड़ी मेरी इंश्योर्ड थी, मैंने जो है वो ट्रकर कंपनी को कहा, उन्होंने वो आए, उन्होंने तस्वीरें बनाई और चले गए वो। उसके बाद मैं ऑफ़िस चला गया। ऑफ़िस में मैं था तो फ़ोन आया कि जी हम आ गए, हमने नीचे आपकी गाड़ी में वो लगाना है पैनल। मैंने कहा लगा दीजिए। शाम में जब मैं उतरा अपनी गाड़ी में बैठा तो मैंने मामूल के मुताबिक जो है वो सीडी जो बाहर आई हुई थी वो मैंने अंदर की, तो वो सॉन्ग बजना शुरू हो गया। मैं मामूल के मुताबिक सुनने लगा। अचानक मुझे ख्याल आया कि ये सॉन्ग तो मैं कल जब ऑफिस से निकला था जब सुन रहा था, ये पैनल तो आज सुबह चोरी हो गया था, ये कैसे? मैंने गाड़ी साइड में लगाई, उसके ऊपर निशान था, मेरी चाबी से एक मरतबा एक स्क्रैच लग गया था, मैंने वो तलाश किया तो उस पर मौजूद था। सुबह जो पैनल मेरी गाड़ी से चोरी हुआ था, शाम में वही पैनल मेरी गाड़ी में लग चुका था। वाह भाई, क्या सिस्टम है देखिए आपका कराची में। मैंने पूछा उससे, वेंडर से, मैंने क्या हुआ, कैसे लाए हो तुम ये? तो उसने कहा जी हम तो ये करते हैं कि जब ऐसी कोई चीज़ हमें चाहिए होती है तो हम अफगान बस्ती में फ़ोन करते हैं, वहाँ से जो है वो हमें वो चीज़ जो है हमारी दुकान पे पहुँचा दी जाती है। तो इट्स अ नेटवर्क, ठीक है। ये आपके शहर में बगबानियों के ख़िलाफ़ जो गैरकानूनी तारकीन वतन है उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है, मुझे यकीन है कि उसके रिजल्ट जो हैं वो आएंगे। कराची में इस नौयत के क्राइम में शायद कुछ कमी आ जाए। अब दूसरा मैं जल्दी से आपके साथ शेयर कर देता हूँ अपने साथ होने वाला वाक़या। मैं कराची के इलाके साइड से गुजर रहा था तो ट्रैफिक जाम था, मेरी गाड़ी रुकी तो मैं अपने मोबाइल में लगा हुआ था, नॉक हुआ शीशे के ऊपर, मैंने देखा तो एक शख्स जो है वो खड़ा हुआ मुझसे शीशा नीचे करने के लिए कह रहा था। तो मैंने उसे यूँ किया, उसने जो है वो अपनी साइड से शर्ट उठाई और मुझे पिस्टल का दीदार कराया।
मैंने गहरी सांस लेके जो है वो शीशा नीचे किया, उसने मुझसे मोबाइल मांगा। इतने में एक शख्स जो है वो दूसरी तरफ भी था, दूसरी खिड़की के ऊपर। वो वहाँ से यूँ घूम के आया, मेरे 2 मोबाइल मेरे दोनों सीटों के दरमियान में पड़े हुए थे, वो भी उसने लिए और उसने मांगे और वो तीनों मोबाइल लेकर जो है वो चले गए। मैंने शोर मचा दिया, मैंने कहा ये क्या है यार, इस नौयत की वारदातें इतनी आम। मैंने पुलिस को कहा कि मुझे बंदे चाहिए। उसमें जो वो बंदा जिसने मुझे इस तरह से नॉक किया था वो इतना ज़्यादा झुका हुआ था कि रुकू की हालत में था। मैंने कहा देखो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, वो इतना लंबा है कि वो उसको तुम आराम से शनाख्त कर सकते हो और ढूंढ सकते हो। उन्होंने कहा ठीक है जी। मैं वहाँ से घर आया हूँगा, 3 से 4 घंटे गुजरे होंगे। मुझे डीएसपी ने मोबाइल पे दूसरे नंबर पे जो है वो तस्वीरें भेजी जो मैं उसे देकर आया था घर का। उस पर जो है वो दोनों बंदों की तस्वीरें मौजूद कि यही 2 बंदे हैं। मैंने कहा यस, शनाख्त कर लिया। मैंने कहा मोबाइल किधर है? कहने लगा जी मोबाइल जो है उन्होंने 3 घंटों के दौरान जो है एक जगह पर जो है वो ड्रॉप कर दिए, हम वहाँ जा रहे हैं। जी वो बंदा कहाँ है? जी वो अनवर नाम का बंदा है जो नाज़िमाबाद में एक हाइड्रेंट के ऊपर बैठता है। अच्छा। और हम उसके लिए गए हैं तो वो अभी मिला नहीं है। खैर 2 थानों की पुलिस, क्योंकि नाज़िमाबाद का इलाका था, साइड की पुलिस, नाज़िमाबाद की पुलिस मुस्तकिल उस हाइड्रेंट पर जा रही थी। तो उस इलाके से एक कौमी असम्बली के लिए एक जमात के नामजद रुकन चल के थाने आते हैं और वो कहते हैं कि जी वो आप क्यों फला शख्स को ढूंढ रहे हैं, अनवर को क्यों ढूंढ रहे हैं? उन्हें बताया जाता है कि जिस तरह से फ़हीम साहब के मोबाइल छीने हैं और उनमें से मोबाइल जो है इंशाफ को दिया गया। उसने कहा अच्छा। वो जाते हैं घर, वापस थोड़ी देर बाद आते हैं, 3 से 4 मोबाइल लेकर आते हैं, कहते हैं इनमें देख लें फ़हीम साहब का कौन सा है। डीएसपी रात को मेरे पास घर पर मोबाइल लेकर आता है, मैं उसमें देखता हूँ, उसमें एक मेरा होता है, 3 मैं वापस कर देता हूँ। एक सियासी जमात का नाम आ गया। कुछ दिन के बाद जो है मेरे पास एसएसपी का फ़ोन आता है, वो कहता है कि जी वो जो हमने दोनों बंदे बिठाए हुए हैं उनके लिए एक मजहबी सियासी जमात की ज़ेली तंजीम के सदर साहब थाने आकर धमका रहे हैं कि इन दोनों को छोड़ें वरना हम जो है थाने के बाहर मुजाहरा करेंगे। तो क्या करना है? मैंने कहा इनको आप चालान करें और भेज दें, गिरफ्तारी डाल के थाने, वो जेल भेज दें या जो भी करना है अदालत में पेश करें। हो गया, 2 सियासी जमातें हो गई। तीसरा जल्दी से मैं पूरा करूँ अपना किस्सा ये। एक दिन मेरे पास जो है वो आईओ का फ़ोन आता है, तफ्तीशी अफसर का। वो कहता है कि जी वो इनकी शनाख्ती परेड के लिए आप अदालत आएंगे? मैंने कहा ज़रूर आऊँगा। मैं अदालत चले जाता हूँ। जब मैं अदालत पहुँचता हूँ तो आईओ मुझे साइड में ले जाता है। वो कहता है सर आप जिस शख्स को शनाख्त करने जा रहे हैं वो लंबा जो है वो वादी तीरा का रहने वाला है, इलाका गैर का, और वहाँ पर कालादम एक जमात का अमीर है, यहाँ कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कर रहा है। आप इसे शनाख्त करेंगे इसके बाद भी? मैंने कहा डेफिनेटली करूँगा। मैंने शनाख्त किया, केस को प्रोसीड किया, 3 साल की सज़ा हुई उन्हें। मैं बताना ये चाहता हूँ कि बेसिकली जो स्ट्रीट क्राइम का जो पूरा एक हमारा एक इंडस्ट्री है ना, इससे सब अपना अपना हिस्सा ले। लेकिन ये देखिए ना फ़हीम साहब, आपने तो इतना कर भी ली, प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि ताल्लुकात हैं, आपने कर लिया, उन्हें ढूंढ लिया गया। अब क्या एक आम आदमी को ये पर्क हासिल है? आज आप चलें आपको छोड़ें, मुझे छोड़ें, किसी XYZ हमारे किसी कॉमन मैन का जो है, एक तो हम खैर इम्यून लोग हैं कि मोबाइल देते हैं और चलते हैं और अगले बार मोबाइल शॉप पे खड़े होते हैं कि यार मोबाइल खरीदना है, सिम निकलवाने पहुंचे होते हैं, क्योंकि हम लोग इतने इम्यून हो चुके हैं, कोई भी ये प्रैक्टिस नहीं करता। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि रिकवरी नहीं है। तो ये यहाँ तो रिकवरी हो गई, आ गया, ये रिकवरी का सिस्टम क्यों नहीं है हमारे पास कि हम अगर ये रिकवर करवाना शुरू कर दें तो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट्स जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो चोर हैं वो गिरफ्तार होंगे, स्ट्रीट क्राइम में कमी आएगी। कि ये भी तो प्रोसेस है, हम उस तरफ नहीं, हम कहते हैं पकड़ लें, धकड़ लें, वापस कर लें। अवाम और पुलिस का जो बॉन्ड है, अवाम और पुलिस का जो ताल्लुक है, उस पर भी बड़ी बात हुई थी पिछले दिनों में। रमज़ान ट्रांसमिशन की IG DIG सब आए हुए थे, उन पर इस हवाले से बात हुई। जी हम बहुत काम कर रहे हैं, हम अपनी पुलिसिंग को जी फ्रेंडली बना रहे हैं। कहाँ है वो बॉन्ड? तो मुझे अभी तक नजर नहीं आया क्रिएट होता। फ्रेंडली इस हद तक बना रहे हैं कि अगर कोई थाने चला जाए अपनी कंप्लेन लिखवाने के लिए तो उसे कहा जाता है कि जी अभी SHO साहब मौजूद नहीं। अच्छा जी आप जो हैं वो जाएं, जाके कहीं से दरख्वास्त लिख कर ले आएँ, हम आपको स्टम्प कर देंगे। भाई तुम्हारा काम है, तुम बैठे हो कि जब कोई कंप्लेन आए तो उसकी FIR दर्ज करो। FIR दर्ज नहीं की जाती। FIR दर्ज क्यों नहीं की जाती? इसलिए कि जब थाने का एक वक्त में रिकॉर्ड बनता है तो अगर थाने की हदूद में ज़्यादा वारदातें शो होंगी तो SHO की थाने की कारकर्दगी के ऊपर बात आएगी, तो FIR दर्ज नहीं की जाती। ये आज से नहीं, ये साल से ये प्रैक्टिस है पुलिस की, FIR दर्ज नहीं करती, कोशिश करते हैं कि FIR ना हो। अच्छा FIR होने के बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन हमने अलग कर दिया है, ऑपरेशन अलग है, इन्वेस्टिगेशन अलग है। इन्वेस्टिगेशन में अलग खाओ पीर बैठे हुए हैं, उनके अपने इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है। और अगर आप ओवरऑल स्ट्रीट क्राइम के केसेस का अगर आप जो है कन्वेक्शन रेट उठा के देख लें तो आपको 2% 3% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये सिचुएशन है, सही हमारी पुलिस काम नहीं करना चाहती। हाँ इस वक्त जो है एक छोटी सी लहर आई हुई है कि जनाब हाफ फ्राई एक ट्रम है कि जनाब मुलजिमान पकड़ो, उसके बाद जो है वो उनकी टांग में गोली मार दो,
दिखा दो कि अभी पुलिस मुकाबला हुआ है, उसके बाद जो है वो आगे कहानी बढ़ाओ। इससे थोड़ा सा इसको हाफ फ्राई कहते हैं। एक फुल फ्राई होता है जिसमें देते हैं वो पुलिस की लैंग्वेज में, इस वक्त हाफ फ्राई की इस वक्त एक ट्रम चल रही है। इससे भी चलो ठीक है, अगर आप ये कर रहे हैं और आप ये सोच कर कर रहे हैं कि इससे क्राइम नीचे आएगा और कराची के आम लोगों को फ़ायदा होगा, तो चलें भाई। मैं तो कहता हूँ कि मैं इसे भी कड़वा घूंट समझ के पी लेता हूँ, जबकि काम अदालतों का है, अदालतें सजा दें। लेकिन चूंकि हमारे जुडिशरी सिस्टम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात होती है, एक अलग बहस है पूरी, का जनाब वहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स का भी ये हाल हो चुका है कि वो ज़रा सी मुज़ाहमत पे जान ले लेते हैं। इस शहर में सिर्फ इस साल के अंदर, सिर्फ इस साल में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं स्ट्रीट क्रिमिनल्स एक मोबाइल के चक्कर में, चाबी के चक्कर में। मैं तो हिल जाता हूँ। इस शहर के नौजवान मर रहे हैं, इस शहर के में बहुत बुरा हाल है इस हवाले से यार। दुख इस बात पे होता है कि फ़हीम साहब, अभी तक हम 2023 में दाखिल हो गए, साल से हम ये बातें कर रहे हैं, ये बहस हो रही है कि जी कैसे बेहतर होगा, स्ट्रीट क्राइम पे कैसे काबू पाया जाएगा। लेकिन दुख इस बात का होता है कि अभी तक भी हम उसी जगह पे आके खड़े हुए हैं कि घर से निकलें तो ये नहीं पता कि वापस जो है वो अपने पैरों पे वापस ये बंदा आएगा या नहीं आएगा। ये है इनसिक्योरिटी की सूरत हाल जो इतने अरसे में कराची में काबू नहीं पा सके। हमने देखा बाकी शहरों में बहुत बेहतर हो गई है सूरत हाल। मैं पंजाब भी रह कर आई हूँ, बड़े अरसे तक रही हूँ, लेकिन जो इनसिक्योरिटी अभी तक कराची में मौजूद है वो हम उस पर काबू पाने में बुरी तरह से नाकाम है। बहुत सारी टर्म्स आ रही हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की बातें होती हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन और अमली मुजाहरा जब तक नहीं होगा तब तक हालात बेहतर नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी साहब, आपको बाद में भी मदू करते रहेंगे। उम्मीद तो यही करते हैं कि क्राइम कम हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आपकी मामला यकीनन बहुत रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने सिटी एट 10 के लिए वक्त निकाला। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और एक और आज के दिन के हवाले से अपडेट ये है कि आज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे भी है, बच्चों का आलमी दिन मनाया जाता है। और बच्चों के हवाले से अगर हम खुसूसी तौर पर बात करें तो बच्चों की सेहत के हवाले से, बच्चों की तालीम के हवाले से, बच्चों की नशोनुमा के हवाले से इस दिन पर खुसूसी बात होती है और उस पर तवज्जो दी जाती है। तो आज हम जो है वो बच्चों के एजुकेशन के हवाले से वर्ल्ड चिल्ड्रन डे में बात करेंगे। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जो दो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। मेरे साथ मोहम्मद हसन इस वक्त मौजूद हैं और गौसिया जबीन साहिबा मौजूद हैं। आप दोनों का ताल्लुक एक ऐसे स्कूल से है जो कि स्ट्रीट स्कूल है और आप लोग ये स्कूल रन कर रहे हैं ताकि जो गरीब बच्चे हैं, जो स्ट्रीट चाइल्ड हैं, जो जिनको तालीम इतनी आसानी से मैसर नहीं है, उनको तालीम दी जा सके, उनको शऊर आगही दी जा सके, उनको पढ़ाया जा सके। क्योंकि बात ही होती है कि देखें, हम कहते तो हैं बहुत सारी तकरीर में भी, बहुत सारी बातों में भी, कहना तो बहुत आसान है कि बच्चे जो हैं वो आने वाला कल हैं, बच्चे हमारा हाल हैं, बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, बच्चे हमारे मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं, तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। लेकिन क्या हम उन्हें तमाम वसाइल दे रहे हैं? क्या हम उन्हें तमाम तरीके से तैयार कर रहे हैं कि आने वाले वक्तों में ये हमारे मुल्क की बागडोर संभाल सकें? तो अगर हमें अपने इन्हें मुल्क की बागडोर संभालने के लिए तैयार करना है तो किस तरह से तैयार करना है और बच्चों के आलमी दिन के हवाले से क्या किया जा सकता है, बच्चों पर किस तरह से काम किया जा सकता है। और जैसे कि इस पर भी हम बात करेंगे इस सेगमेंट में कि अब दौरे हाज़िर में बच्चों की तालीम और तरबियत पर क्या मॉडर्न तरीके से जो है वो अपने आप को, माओं को, घरों में फैमिलीज़ को भी अपने आप को चेंज करना होगा और बच्चों की तालीम और तरबियत में कितना फ़र्क अब आगे, इन तमाम चीज़ों पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो स्ट्रीट स्कूल है ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो हसन साहब, आप हेड ऑफ़ द स्कूल हैं और मैम आप एज ए सुपरवाइज़र वर्क कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ये स्कूल कब कायम किया और इसके पीछे थॉट क्या थी, किसने इसको स्टार्ट किया है, फाउंडेशन क्या है, कब से काम कर रहा है हसन साहब? 2014 में हमने इसकी बुनियाद रखी थी जब हम यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर थे। सही, ज़बरदस्त। मेन था कि हम तो अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे मैं मेमन कम्युनिटी से हूँ। सही। और हमारी कम्युनिटी में पूरा होता है कि एक निज़ाम है जिसमें हम लोग फ़ंड्स ले सकते हैं और तालीम हासिल कर सकते हैं। ज़बरदस्त। हम जिन कम्युनिटीज़ के लिए काम कर रहे हैं उनके पास ऐसे एक सपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं है। सॉरी, चाय पी ले आप। हाँ, नहीं तो मौसम अजीब सा हो रहा है ना। तो हम ऐसा सपोर्ट सिस्टम कायम करना चाह रहे थे जिसमें उन बच्चों को मौका मिल सके ताकि बच्चे जब बड़े हों तो वो शिकायत ना कर सकें चीज़ें। तो हम अभी करंटली 2 एरिया में मौजूद हैं। एक गरीबाबाद में जो फेडरल एरिया में आता है
और दूसरा औरंगी टाउन के अंदर। ठीक है। तो हम दोनों कम्युनिटीज़ में काम कर रहे हैं। मेन फोकस हमारा है कि बच्चे की इब्तिदाई तालीम, प्री स्कूलिंग पे हम लोग काम करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरत है इस पे काम करने की और बच्चे का बुनियादी हक है। बिल्कुल। क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट 5 साल की उम्र तक होती है, इसके बाद बच्चे की एक ब्रेन डेवलपमेंट का एक रुक जाती है, लेकिन होती है। लेकिन जो अर्ली ईयर्स में जो चीज़ें बच्चे में आ जाती हैं वही आगे तक चलती हैं। तो हम सोचते हैं कि बच्चे का बुनियादी जो 5 साल का जो टाइम है वो बच्चों को अच्छा मिल जाए, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और ग्रोथ में भी पोटेंशियल हम देख सकते हैं फिर इसके अंदर। सही। अच्छा मैम गौसिया, अब जब बच्चे हैं वो कितनी तादाद में स्कूल में हैं और ये स्ट्रीट जो चिल्ड्रन हैं उनको पढ़ाना, एक तो सबसे पहले तो इनके फैमिलीज़ को राज़ी करना कि क्या ये बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या अभी भी वही ख्यालात हैं कि जी हमने पढ़ा के क्या करना है, कमाने निकलो। क्योंकि हम देखते हैं छोटी छोटी शॉप्स पर घरों में लोग काम के लिए लगा देते हैं कि पैसे आ जाएं। तो अब क्या ये माइंडसेट चेंज हुआ है? इनको कन्वेंस करना आसान है? कितनी बड़ी तादाद में आपके पास बच्चे पढ़ रहे हैं? खुद आते हैं या आप लोग लेकर आते हैं? किस तरह से ये रन कर रहे हैं? 2014 में जब हमने काम स्टार्ट किया था तो जब हमें मतलब इन सारी मुश्किलात का सामना था, हम लोगों ने जाके जो है वो घर घर अप्रोच किया और उन्हें जो है वो तालीम की मतलब अहमियत से अंदाज़ा करवाया कि भाई आपके लिए तालीम कितनी अहमियत रखती है। ये सब चीज़ें की हैं। अब कहीं जाके माइंडसेट चेंज हुआ है। अब जो है पेरेंट्स तकरीबन 8-9 साल के बाद अब जो है वो खुद से भेजते हैं, करवाते हैं। ठीक है। मगर ये कि यही चीज़ है जो आप कह रही हैं अभी कि उनके अंदर अभी भी यही है कि भाई बच्चों को कमाने पे लगा दें। अच्छा, मैं इस नुक्ते पे आपसे ज़रूर डिटेल में बात करना चाहूँगी। मुझे न्यूज़ ब्रेक की तरफ क्विकली हम बढ़ते हैं, न्यूज़ ब्रेक लेते हैं, न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। हम जाने से पहले बात कर रहे थे वर्ल्ड चिल्ड्रन डे के हवाले से और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो स्ट्रीट स्कूल रन कर रहे हैं। तो मैम से मैं बात कर रही थी, गौसी साहब हमारे साथ हैं, कि ये जो बच्चे हैं कितनी तादाद में पढ़ रहे हैं, कितने चिल्ड्रन एनरोल हो चुके हैं और यहाँ से पढ़ने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अभी हमारे पास जो है एक सेंटर पर तकरीबन 100 स्टूडेंट्स हैं। सही, ठीक है। आप लोग जैसे कि अभी आपसे सरसान ने बोला कि हम लोग जो है बच्चों को प्री स्कूलिंग पे काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में जो है वो प्री स्कूलिंग पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, तो हम यहाँ से बच्चों को तैयार कर कर और प्री प्राइमरी की तरफ भेजते हैं ताकि वो बिल्कुल भी पढ़ाई से हटे नहीं। तो हमारा यही मतलब मकसद है कि हम इन लोगों को गवर्नमेंट स्कूलों में एनरोल कर सकें। सही। अच्छा हसन साहब, एक और चीज़ ये कि चैलेंज यकीनन तौर पे जब आप कोई भी काम ऐसा फलाही काम करने निकलते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं और आपके पास कोई ह्यूज बजट या फंड नहीं होता। तो जगह वगैरह कैसे, कोई वॉलंटियर दिया है, किस तरह से वो ली है, कहाँ स्कूल आपने बनाया है और क्या बच्चों की तादाद बढ़ने पर जो है वो बढ़ रही है पिछले सालों के मुताबिक या जो है वो कम हो रही है, या किस तरह से जो है ना उसको मैनेज करते हैं फिर आप लोग? अच्छा, स्पेस जो है वो रेंटल होता है। ठीक है। टीचर्स हैं, स्टाफ है। हाँ, वो तमाम चीज़ें हम पेड होता है क्योंकि एक वक्त तक लोग आपके साथ फलाह उसमें चलते हैं, लेकिन सबके घर बार भी चीज़ें भी हैं, तो एक हमारा तो रेंटल स्पेस होता है। अब बच्चों की तादाद बढ़ रही है लेकिन हम बहुत लिमिटेड बच्चों को अकोमोडेट कर सकते हैं हमारे फंड्स के हिसाब से, क्योंकि हमारे फंड्स भी लिमिटेड है, क्योंकि हम फ्रेंड्स एंड फैमिली से कलेक्शन करते हैं और इस तरीके से चल रहे होता है। तो अभी जो हालिया जो महंगाई की वेव में जो और बच्चे जो आ रहे हैं हम उनको अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। वजह सिंपल यही है कि जो लोग देने वाले भी थे वो भी थोड़ा सा रुक गए क्योंकि सबके बजट्स बढ़ चुके हैं। तो एक फंड्स का जो एक ना इशू है वो हमें बहुत ज़्यादा रोक लेता है, लेकिन हम हद तक इम्कान हमारी कोशिश होती है कि हम बेहतर से बेहतर बच्चों को तालीम दे सकें। जो सहूलियात हम इतने सालों से देते हुए आ रहे हैं उसी को हम कंटिन्यू रख सकें। इस विजन को आप कैसे कंटिन्यू करना चाहते हैं और क्या हुकूमती मुआवनत हासिल करके आप इसको मज़ीद एक्सेल कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं या नहीं, अगर आपको किया जा सके? और आपका विजन एक्सटेंडेड इन फ्यूचर क्या है, किस तरह से इसको आगे लेके जाएंगे? क्योंकि बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, पूरी टीम आप लोगों की। तो जाते जाते मैं ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि कैसे अब आप लोग इसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए, ये एक मॉडल जो है हमारा स्ट्रीट टू स्कूल का, एक ये सक्सेसफुल मॉडल है। हम चाह रहे हैं कि इसको हम दूसरी जगहों पे भी इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल, कराची में तो इतने सारे इलाके हैं जहाँ पे इसकी हम ना गवर्नमेंट स्कूल को एक सपोर्ट कर रहे हैं कि बच्चों को हम ट्रेन करके गवर्नमेंट स्कूल में भेज रहे हैं ताकि बच्चे वहाँ से निकले ना, और गवर्नमेंट स्कूल में जो बजट ऑलरेडी जो यूटिलाइज हो रहा है वो बेहतर अंदाज में यूटिलाइज हो। और अगर इस तरीके का मॉडल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जब इम्प्लीमेंट होगा, ये देखा जाए तो एक लो कॉस्ट मॉडल है, बच्चे बेहतर अंदाज में पढ़ भी रहे हैं
और 3 साल पढ़ के वो आगे मूव ऑन हो जाता है। तो जो बच्चा 2.5-3 साल का होगा वो ईजिली इस मॉडल में आ जाएगा, 6 साल का होगा वो निकल के फ़ौरन से गवर्नमेंट स्कूल में चला जाएगा। बच्चे का कहीं पर भी कोई टाइम पीरियड ज़ाया नहीं होगा, गवर्नमेंट स्कूल में भी एनरोलमेंट बढ़ जाएगी। टीचर्स तो ऑलरेडी आते हैं, टीचर्स को बच्चे मिल जाएंगे, टीचर्स बच्चे पढ़ाएंगे, फिर आगे सिलसिला कंटिन्यू बस ये कि मज़ीद इलाकों में आप अगर इसको स्टार्ट करें तो वो और ज़्यादा तमाम बच्चों के लिए बेहतर एक्सपीरियंस हमारे पास है, करिकुलम हमारे पास है, बस एक सपोर्ट की ज़रूरत है कि लोग हमारे साथ जुड़ें ताकि इसको हम रेप्लिका कर सकें डिफरेंट जगहों पे। बिल्कुल ऐसे। मैम जाते जाते आप कुछ कहना चाहती हैं आज के दिन के हवाले से भी, और ख़ास तौर पे बच्चों की एजुकेशन और तालीम और तरबियत के हवाले से हमें अपना सिस्टम, हमें अपने आप को जो है वो चेंज करना और बेहतर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप ये बात कि है ना, हम लोगों को बहुत ज़्यादा चेंज लेके आना चाहिए ताकि हम बच्चों की एजुकेशन पर फोकस कर सकें। और एज अ मदर हम लोगों की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा है कि हमें जो है वो फिर घर को भी देखना होता है, और फिर अगर हम ना वर्किंग वूमेन है तो फिर हमें बाहर भी देखना है। तो हमें बच्चों की तरबियत पे भी काम करना है, फोकस करना है, और तालीम पे भी साथ साथ काम करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तालीम और तरबियत जो है वो दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि वो आपके घर से स्टार्ट होती हैं, और अगर एक बच्चे को अच्छा स्कूल मिल जाए, अच्छी उस्ताद मिल जाए, तो बच्चों की ज़िंदगी जो है ना वो संवर जाती है। अगर बच्चों को दोनों चीज़ें ना मिलें तो वो फिर आप देखें ना कि माशरे में अपना फ़ाल किरदार अदा नहीं कर सकते, उनकी पर्सनैलिटीज़ डिस्टर्ब हो जाती हैं। और दौर हाज़िर में वर्ल्ड चिल्ड्रन डे के हवाले से मैं बस यही बात करूँगी कि जो अब जो सिस्टम चल रहा है, इस वक्त जो दौर चल रहा है मोबाइल का, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हम सबको बच्चों के मिजाज के साथ उनको कोप अप करने की ज़रूरत है, उनको पढ़ाने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है। जैसे कि हसान साहब ने भी कहा कि अगर बेस जो है वो प्री स्कूल में बेस अच्छी स्ट्रॉन्ग आप बना दें तो बच्चे वो पढ़ जाते हैं, आगे जाके एक्सेल कर जाते हैं। तो जो बेसिक एलिमेंट्री ईयर्स हैं उन पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी स्पेसेस हमारे मुल्क में ऐसी हैं जो खाली हैं। बहुत सारे बच्चे अभी तक ऐसे हैं जो बुनियादी तालीम से महरूम है, जो अपना नाम तक लिखना नहीं जानते, उन्हें तालीम मैसर नहीं है। तो इस पर काम होने की ज़रूरत है। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ नए मेहमान भी होंगे। सिटी एट 10 के साथ जुड़े रहिए। वेलकम बैक एट सिटी एट 10। और आज एक और स्टोरी है, और अहम बात ये भी है कि आज ट्रांसजेंडर रिमेंबरेंस डे मनाया जा रहा है। इस दिन के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो जो ख्वाजा सिरा कम्युनिटी है वो इस दिन को मनाती है, और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि जो ख्वाजा सिराओं के साथ वायलेंस की जाती है, अब्यूज़ की जाती है, मर्डर के केसेस होते हैं, उसके अलावा जो नेगलेक्शन है सोसाइटी के अंदर, इन तमाम चीज़ों के हवाले से इस दिन पर बात की जाती है। मुख्तलिफ मुजाहरे किए जाते हैं, मुख्तलिफ इज्तिमात जो है वो इस कम्यूनिटी की तरफ से किए जाते हैं ताकि अपने इशूज़ को एड्रेस कराया जा सके और इनके मसाइल का जो हल है वो निकाला जा सके, और उन तमाम जो ख्वाजा सिराओं को जो इसके नज़र हो गए उनको याद किया जा सके। तो किस तरीके से होता है, क्या डिमांड्स हैं, किस तरीके से जो है ना वो इस दिन को लोग आगे लेकर चल रहे हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ कामी सिट मौजूद हैं और साथ साथ ज़ारा भी मौजूद हैं। आप लोग आप एक्ट्रेस भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप जो है पाकिस्तान फर्स्ट ट्रांसजेंडर मॉडल भी हैं, तो आप दोनों को वेलकम करते हैं शो में। तो सबसे पहले मैं कामी आपसे बात करना चाहूँगी कि क्या है तरीक़ाकार इस दिन को मनाने का, और क्यों? सबसे जो अहम सवाल है वो है कि क्यों मनाया जा रहा है ये दिन? रमशा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम दोनों को बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस दिन के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, और जब हम औरतों का दिन मनाते हैं या ह्यूमन राइट्स डे बनाते हैं या ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे बनाते हैं, तो वाई नॉट कि हम ट्रांस रिमेम्बरेंस डे भी बनाएं। हम उन तमाम लोगों को याद करें। इस दिन के अंदर उन तमाम लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने अपनी जान की बाजी गंवा दी। किस वजह से? सोसाइटी की नासमझी की वजह से या सोसाइटी की समझने की वजह से भी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इर्द गिर्द हमारे अपने लोग ही, हमारे आसपास में रहने वाले ही जो लोग हमें पसंद नहीं करते, उनकी नापसंदीदगी की वजह से हमें मार दिया जाता है, हमें ऑनर किलिंग कर दिया जाता है, ये कह कर के हमें मारना शायद सवाब है। पर इंडियन लोग ये नहीं समझते कि आप किसी का कत्ल कर रहे हैं या अगर किसी की जान ले रहे हैं तो आप दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं। बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत सारे, अभी भी एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल तक, मैं 2023 की बात नहीं करूँगी, 2022 तक 1156 ट्रांसजेंडर लोग जो हैं वो मर्डर कर दिए गए। ये वो केसेस हैं जो कि रमशा रजिस्टर्ड हुए हैं। गांव देहातों में, मतलब रिमोट एरियाज़ के जो केसेस हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं होते, जिनको बस चुपचाप दफना दिया जाता है,
उनके बारे में कौन बात और लोग रजिस्टर करना भी नहीं चाहते ना, इस चीज़ को तो इतना छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता इन चीज़ों को। और जैसे कि आपने बात की, अभी हम ही बात करते ज़ारा कि ऑनर किलिंग का, एक ऑनर का बड़ा मसला है हमारे यहाँ कि हर चीज़ को हम एड्रेस करने से ज़्यादा छुपाना उसको और मारना एक आसान हल है हमारे यहाँ, क्योंकि घर वाले हम जब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ये फैमिली से वायलेंस स्टार्ट होती है। तो क्या बैरियर्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस आप लोग करते आए हैं, जो देखते आए हैं, फेस करते हैं और उनको आप चाहते हैं कि ख़त्म हो? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि फैमिली जो है ना, वहाँ से अगर हमारे लिए ज़्यादा आसानियाँ सबसे पहले वहाँ से शुरू होंगी तो लोग इसको अच्छा समझेंगे। जब हमारी फैमिली में फैमिली मेम्बर्स जो भी होते हैं, अगर वही इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो बताएं मुआशरा कैसे करेगा। ठीक है, क्योंकि हम भी तो वहीं से आए हैं जहाँ से एक मर्द और एक औरत आए हैं। ठीक है, रूह तो अल्लाह ताला ने भेजी है ना। तो अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लोग मार जाते हैं, लोगों को पता नहीं होता क्यों। इसके पीछे कोई रीज़न है ना, क्योंकि हम फैमिली से चलते हुए आ रहे हैं इसके साथ। जब फैमिली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी तो मुआशरा ख़ुद ब खुद कर लेगा। लेकिन इस मुआशरे ने एक्सेप्ट किस तरह करना है, इसके लिए अब हम निकले हैं, इसके लिए अब हम बात करते हैं। पहले लोग बात नहीं करते थे, लोग डरते थे, हमारे पास ये प्लेटफॉर्म नहीं थे जहाँ कर हम ये बात कर सकें। ये सारे इश्यूज़ होते हैं। तो आप लोग जो है अब किस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आवाज़ उठा रहे हैं, किस तरह से जो है वो इस दिन को मनाते हैं, क्या करते हैं? हम अपनी मदद आप एक इदारे के साथ मैं मुंसलिक हूँ, वो इदारा भी बहुत इवेंट्स करता है और इसके साथ साथ हमने 10 नवंबर को पूरे पाकिस्तान भर के ख्वाजा सराओं ने उसमें शिरकत की। हमने हिजरा फेस्टिवल किया जिसकी बुनियाद रखने का मकसद ये था कि हम डिमांड करें अपनी सोशल सिक्योरिटी के हवाले से, और साथ साथ हमने उसके प्रोग्राम के एंड में कैंडल विजिल भी किया, दुआएं भी की, लोगों को याद भी किया। बहुत सारे ऐसे करीबी लोग जो हमारे साथ थे पिछले साल तक और वो अब नहीं हैं हमारे साथ। बहुत सारी वजूहात हैं उसमें कत्ल तो हम कहते थे ना कि ठीक है किसी का कत्ल हो गया तो हम उसके पीछे जाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, पर बहुत सारे लोग तो इसलिए जान की बाजी हार देते हैं क्योंकि हॉस्पिटल्स में रवैये अच्छे नहीं हैं। जब कोई ख्वाजा सरा अपना इलाज करवाने जाता है, जब कोई हिजरा पर्सन अपना इलाज करने जाता है तो उसको बहुत सारी सोसाइटी की बनाए हुए डिस्क्रिमिनेशन आप कह लें, इतने हमारे गलत बनाए हुए नॉर्म्स का सामना। देखिए इमरजेंसी के अंदर कोई भी शख्स आता है, जेंडर उसका बाद में है, उसका इलाज पहले करना शायद उस डॉक्टर, उस नर्स, उस इमरजेंसी में जो लोग मौजूद हैं उस हॉस्पिटल की, पर वो नहीं चीज़ देखते। लोग देखते हैं कि अच्छा ये तो ख्वाजा सरा हैं, ये तो गलत लोग हैं, इनको हाथ लगा लिए तो क्या हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हमने देखा है पिछले कई सालों में कि लोगों ने अपनी जान की बाजी गंवा दी, क्योंकि बिकॉज वो छोटी सी एक निजलेक्शन की वजह से कि ठीक है इनको निजलेक्ट कर दो, उनको अलग कर दो। तो मैं तो बहुत हर प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाती हूँ कि एटलीस्ट हम जैसे लोगों को, जिनको हम माशरे ने मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा, उनको कभी किसी ने हिजरा कहा, कभी खुसरा कहा, कभी ख्वाजा सरा, आप एक वेस्टर्न वर्ड टर्मिनोलॉजी है ट्रांसजेंडर, बट क्या कभी उनको इंसान माना हमने? क्या उनको कभी हमने एक पर्सनल इंसान होने की इज़्ज़त दी और बाद में हमने उनके जेंडर की बात की? क्योंकि कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं हुकूकुल अल्लाह माफ़ कर दूंगा पर हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा। तो एटलीस्ट हम जैसे लोगों को इंसान तो समझ लें, और सही बात। हम नहीं चाह रहे कि हमें वो तमाम हुकूक दे दें जो कि शायद वेस्ट में लोगों के पास। हम चाहते हैं कि हमारी जो बेसिक ज़रूरियात हैं, सोशल सिक्योरिटी तो शायद एक मर्द और औरत की भी ज़रूरियत होगी, इंसान होने का बुनियादी हक मिलना तो मेरे ख्याल से सबका ही राइट है। हमसे वो बुनियादी हक ही छीन लिया गया। 1947 से लेकर अब तक जब हमने हिजरा फेस्टिवल किया तो हमने देखा कि ख्वाजा सरा लोग किस तरह उमड़ कर बाहर आए और किस तरह उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश, क्योंकि उस आवाज़ को लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दबाया है। अच्छा, ये जो हम वायलेंस की बात कर रहे हैं, मर्डर की बात कर रहे हैं, साथ साथ अब ये रिमेंबरेंस डे सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए तो नहीं है ना, क्योंकि अब ये भी मैंने देखा है कि बहुत बड़ी तादादी जो नेग्लिजेंस है, ये जो रवैये हैं, बिहेवियर है, इसकी वजह से ख़ुदकुशी के केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, डिप्रेशन के केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या उन लोगों का भी शुमार इस डे में कर लिया जाता है? और क्या इसके रेट में कमी आ रही है कि जब कम्युनिटी बाहर निकल रही है, इवेंट्स हो रहे हैं, एड्रेस हो रहा है, या अभी भी वैसे ही है, खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग आपकी कम्युनिटी से? क्या है मामला ज़ारा? नहीं, खुदकुशी भी कर लेते हैं। देखें, एक तबका है बहुत अमीर तबका, एक है बहुत गरीब तबका। अब मैं एक एक्ट्रेस भी हूँ, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, ठीक है, ये मॉडलिंग भी करती हैं, ये एक NGO भी चलाती हैं, ठीक है।
तो हम कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं कि अच्छा करें, लेकिन आप ये देखें कि हमें मारने वाले लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो हमारे साथ दोस्तियां भी करना चाहते हैं, हमसे प्यार भी करना चाहते हैं। ऐसा ही है ना, हम कहाँ रेजिस्ट करते? एक मोची जो जूता सीता है ना, उससे लेकर एक डाले वाला बंदा भी हमारे लिए गाड़ी रोकता है, और वही लोग हमें कत्ल कर देते हैं। तो मुझे आप एक बात बताएं कि क्या ये सही है? हम तो ख़ुद से जाके किसी को अपने घर से लेकर नहीं आ रहे, समझिए आप बात को। तो ये चीज़ हमें ऐसा फ़ील करवाती है कि हम कोई इंसान ही नहीं है। कितने ऐसे केसेस हैं, आप मुझे बताएंगे। अभी कोई 3 दिन पुरानी बात है, एक मदरसे में एक बच्चे के साथ, मतलब एक नहीं बहुत सारे बच्चों के साथ रेप कर दिया गया। हमारे मुआशरे में हम अपने बच्चों को एजुकेट नहीं कर रहे हैं कि बेटा ये इंसान है, नहीं, हमें एक गाली ही बना दिया गया है। लाइक कुछ भी कह देता है, कोई भी कह सकता है ना, ठीक है। तो क्या हमारे लिए सज़ा है? एक बहुत सारे लोग हमारे लिए स्टैंड लेते हैं और वो हमारे बारे में बात करते हैं, समझ में आ रही है? हमारे पास, हमारी कम्युनिटी के पास उनसे ही मुंसलिक कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन क्या कि हम उसको बाहर नहीं निकाल रहे हैं इस वजह से कि किसी का घर, किसी की चीज़ ना हो। लेकिन हमारे साथ जब होता है तो बहुत बेरहमी से हमें मार दिया जाता है। ऐसे ही है। तो क्या हमने ये वाला एक चीज़ बताई बच्चों को कि बेटा ये मौलवी साहब है, आई एम रियली सॉरी, मैं सबको नहीं कह रही, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो गलत कर रहे हैं। तो क्या उनके लिए बताया गया कि बेटा इन्होंने रेप किया है, इनको सलाम नहीं देना आपने बच्चे को तो ये सिखा रहे हैं, आप पीछे हटा देते हैं। ऐसा ही है ना। तो क्या आप उस बच्चे को ये बता रहे हैं कि बेटा इस मौलवी ने एक छोटे से बच्चे का रेप किया है, तो इसके लिए फांसी क्यों नहीं, इसके लिए कोई लॉ क्यों नहीं तैयार हो रहा, उसके पीछे वो लोग क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि उसके ऊपर दाढ़ी है, वो मौलवी है, इसलिए। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोल रही, मैं कुछ गलत नहीं कह रही, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ही क्यों इतना लेट डाउन किया जाता है। असल मसला यही है कि अभी तक जो है ना हमारी कम्युनिटी में एक्सेप्टेंस नहीं है। वही वाली बात जहाँ हम पहले कर रहे थे कि इंसान, तो अब कम्युनिटी राइट्स के हवाले से क्या एनजीओ काम कर रही है आपकी? और मैं ये चाहती हूँ हमेशा जब भी ट्रांसजेंडर्स के साथ हम शो करते हैं या बात होती है, तो मैं उनके राइट्स के साथ साथ मैं ये बात करना ज़रूर चाहती हूँ कि एक आम इंसान, एक आम फ़र्द की तरह क्यों इनरोल नहीं हो रहे, क्यों नौकरियों पर नज़र नहीं, क्यों हमें चौराहों पर या जो है वो हमें सिग्नल्स पर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं? क्या वजह है इसकी कि अभी तक जो है वो कम्युनिटी के अंदर ये जेलन नहीं हो सके, काम करते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहे हमें? इस हवाले से एनजीओ कुछ काम कर रही है ताकि इनको माशरे का हिस्सा बनाया जा सके और एक्सेप्टेंस बढ़े? देखिए, इसमें 2 नज़रिए हैं। एक हुकूमती लेवल का काम है जो कि आला ओहदेदारान जो कि कानून बनाते हैं, कानून बनाने वाले हैं, एक तो उनको बहुत सोचना ज़रूरी है कि जो कानून उन्होंने बनाए हैं क्या वो ठीक थे या गलत थे। क्योंकि 2018 को जो कानून आया, 2022 और 23 में उसके ऊपर बहुत प्रोपेगेंडा हुआ और फेडरल शरिया कोर्ट ने उसके ऊपर बहुत सारी अमेंडमेंट्स दी, जिसको मेरे जैसे लोग और मेरे जो बाकी ट्रांस साथी हैं, हम उसको अब सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं। क्योंकि हमें जो फेडरल शरिया कोर्ट की जितनी भी अहकामात थे, हमें वो नागुज़ीर हैं हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए, और हम उसको अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। तो ये तो पॉलिसी लेवल की बात है। जहाँ अगर हम ग्राउंड की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, अब तो आने वाले हैं इलेक्शन। अब हमने कम्युनिटी को इतना अवेयर करना है, और मैं कर भी रही हूँ कि उनका मंशूर तो पढ़ें कि आया कि हम उनके मैनिफेस्टो में हैं भी या ये हैं सिर्फ ऊपर से ही बातें हैं। तो उनको अपने मैनिफेस्टो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अब ट्रांसजेंडर्स के मसलों के बारे में, उम्मीद है पॉलिटिकल पार्टी से, तो आप तो एक ख़ास कम्युनिटी हैं या तो आम आदमी के मैनिफेस्टो जो लाते हैं उसे पूरा नहीं करते, तो ये आपने उम्मीद रखी थी, ये भी बड़ी बात। एटलीस्ट हम अपने आप को लिखवा देते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ये बात ज़रूरी है कि हाँ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। अभी आपने देखे लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, चंद पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने फेवरेट लोगों को, सिर्फ ट्रांस कम्युनिटी से भी वो फेवरेटिज्म के उन लोगों को रख लिया, बाकी कम्युनिटी कहाँ जाएगी? वो सीटें फिल नहीं हुई, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को साइड पे कर दिया गया। तो मसला ये है कि सियासत और विद इन द सियासत उसको भी समझना। तो हम तो कम्युनिटी को अवेयर कर रहे हैं बेसिक राइट के हवाले से, उनके ह्यूमन राइट्स के हवाले से, केस कैसे रजिस्टर कराना है। एटलीस्ट पुलिस स्टेशन तो जाए ना, एटलीस्ट वो अपना केस, चाहे पक्की FIR हो या कच्ची FIR हो, कम से कम वो जाके अपनी बात तो करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 5 साल से अगर अभी तक फ़र्क देखूं
तो लोग जाते हैं अब पुलिस स्टेशन, सही। अब लोग बात करते हैं। जब भी हमारे पास जाकर एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार होता है, एक डाटा आता है कि इतने केसेस रजिस्टर्ड हुए थे। सही बात है, और इसी डाटा की बुनियाद पर जो है वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं आने वाले वक्तों में, कि इनको चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। और देन अगेन मैं वहीं पहुंचूंगी आपकी बात पे कि कुछ भी है ये रवैये, एक इंसान होने के नाते, आप कुछ समझे ना समझे, राइट्स की बात सबकी बात, लेकिन एक इंसान होने के नाते इंसान होने का दर्जा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तो कौल भी है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसान का कत्ल है। तो जब ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं तो यकीनन रूह काम जाती है, दिल दुखता है, अफसोस होता है, और बहुत सारे चैलेंज हैं। ये चैलेंज लोग होते हैं, हमें जो है इनको समझते हुए अपनी सोसाइटी में इनके साथ जो है वो रवैये और बर्ताव बेहतर करने की ज़रूरत है, नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ब्रेक की तरफ बढ़ूंगी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगी। वेलकम बैक एट सिटी एट 10। और अब हम बात करेंगे सेगमेंट में कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मॉडर्न एरा में हम रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी के दौर में हम रह रहे हैं, तो इस टेक्नोलॉजी के दौर में, इस दौर हाजिर में जो बच्चों के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और अब छोटा सा बच्चा, मतलब 6-8 महीने के बच्चों को मैं देखती हूँ कि अब वो जो राइमिंग से उनके आगे मोबाइल स्टार्ट होता है, वो जो स्क्रीन टाइम उनका बढ़ता जा रहा है, वो जो टीवी के आगे उनका टाइम सर्व होता है, वो इतनी छोटी उम्र से लेकर और फिर जब बच्चा बड़े होने तक। और मेरे ख्याल से अब तो हम ये दौर देख रहे हैं कि शायद एक हम भी किसी वक्त में मोबाइल रख लें, लेकिन हमारे बड़े भी जो है ना वो ज़्यादातर टाइम मोबाइल पर ही सर्व कर होते हैं। पहले नाना नानी, दादा दादी जो है वो कहानियाँ सुनाया करते थे अपने नवासा नवासी को, पोता पोतियों को, तो एक वो टाइम होता था, एक वो फैमिली बॉन्ड होता था। माएँ जो है वो रात को लोरियाँ सुनाया करती थी बच्चों को सुलाने के लिए, लेकिन अब वो लोरी भी जो है ना वो मोबाइल पे प्ले कर दी जाती है और वो ऑटोमेटिकली प्ले हो रहा होता है और बच्चे उसी के आदी हो जाते हैं। तो एक तो वो बॉन्ड जो है वो मिस हो रहा है। उसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि बहुत एक आसान हल हमने ढूंढ लिया है कि कुछ भी आपके पास आपने अपना जो टाइम है वो बच्चों के ऊपर आप सर्व करने के बजाय दूसरी तमाम एक्टिविटीज़ में आप अपना वक्त जो है वो ख़ास तौर पर माएँ हो गई या जैसे मैंने ग्रैंड पेरेंट्स का जिक्र किया, क्योंकि घरों के अंदर एक बड़ों का किरदार वो बहुत ज़्यादा अहम होता है। तो एक बच्चे की तरबियत के अंदर जो दादा दादी का रोल होता था, जो नाना नानी का रोल होता था, वो भी अब वो खुद भी मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बच्चे को भी मोबाइल पकड़ा देते हैं, और जिस सबकी छुट्टी हो जाती है वो भले घंटों अब कुछ भी करता रहे। तो ये जो चीज़ है ये बच्चों के दिमाग पर किस हद तक जो है वो असरअंदाज हो रही है, उनकी तरबियत पर कितना असरअंदाज हो रही है, और क्या वाकई क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि अगर आप उनसे मोबाइल ले लें तो इस वक्त में क्या बच्चे को बग़ैर मोबाइल के रखा जा सकता है, क्योंकि जिस एरा में हम रह रहे हैं, जिस दौर में हम रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है, अगर उसमें बच्चे को मोबाइल ना भी दें और दूसरे तमाम बच्चे अगर वो मोबाइल इस्तेमाल करते हो या स्कूल्स में जिन बच्चों के साथ वो रहते हों या गेम्स ना खेलते हो, तो वो भी एक कंपटीशन बिल्ड हो जाता है। तो किस हद तक इसको बैलेंस करना है, माएँ कैसे करें, घरों में किस तरह से उनको ट्रेन किया जा सकता है, किस हद तक स्क्रीन टाइम महदूद किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनमें समद अब्बास आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, जर्मनी से आप ट्रेनिंग लेकर आए हैं और यहाँ पर अब आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, साल से इस शोबे से वाबस्ता हैं। साथ साथ ज़ूबिया मोतीवाला भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी पेरेंटिंग कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, साथ साथ फैशन डिज़ाइनर भी हैं और जो है वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं। सबसे पहले समद, अब जैसे मैंने निशानदही की कि पूरा जो सिनेरियो, एक घर का माहौल ही चेंज हो गया है। जैसे मैंने अभी भी सिनेरियो बिल्ड किया कि एक वो नाना नानी का किरदार होता था, दादा दादी का किरदार होता था, माएँ हैं, वालिद साहब हैं, वो आ रहे हैं, तो एक बॉन्ड जो है ना वो वीकन होता जा रहा है। क्या ऐसा है, या जो है वो उस चीज़ का इफ़ेक्ट कैसे आ रहा है बच्चों के ऊपर, और ये जो मोबाइल का इस्तेमाल है वो किस हद तक अलाउ होना चाहिए? एक्चुअली एक बहुत अच्छा रिसर्च भी था, जॉन लीवी साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने एक रिसर्च किया कि 1985 में ना एक इंसान के पास 5 अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ये मसला बच्चों के साथ नहीं है, पहले मसला बड़ों से शुरू हुआ है। उसने कहा कि 2001 में दोबारा सर्वे किया गया तो एक इंसान के पास एक अच्छा दोस्त था, लेकिन 2007 के बाद स्पेशली जब आईफोन लॉन्च हुआ ना, जो रेवोल्यूशन आया टेक इंडस्ट्री के अंदर, उस वक्त एक इंसान के पास अब एक अच्छा दोस्त भी नहीं है। बिकॉज जब आपके बड़े, देखिए बच्चों में आदतें कहाँ से आई हैं, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि रूट कॉज क्या आती। फॉर एग्जांपल अगर मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप इस्तेमाल करिए और आपका यूज़ बहुत एक्सेसिव है, तो बच्चा आपको अडाप्ट करता है। साइकोलॉजी कहती है शुरू के जो 5 साल होते हैं, 7 साल होते हैं, वो बच्चे का प्रोग्रामिंग पीरियड होता है। बच्चा उसमें जो देखेगा वो अडाप्ट करेगा। बच्चे ने कहाँ से देखा मोबाइल, मतलब मोबाइल घर में आया कहाँ से, कोई बड़ा लाया था,
बच्चे ने कैसे देखा कि इसका स्क्रीन टाइम क्या होता है, यूज़ कैसे किया जा रहा है, एप्लीकेशन खोलनी कैसे, लॉक कैसे खोलना है, बच्चे को तो कुछ नहीं पता। मैं तो हैरान हूँ, बच्चे छोटे छोटे 8 माह का बच्चा जी उंगली चला रहा होता है, उसको पता है कि ऐसे चलना है। ऐसा ही। सो पॉइंट इज़ दैट कि हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि रूट कॉज क्या था। रूट कॉज हम खुद थे, कौन सी आदत, कौन सा बिहेवियर हमें बच्चे के सामने परफॉर्म करना था और कितने टाइम पीरियड के लिए करना था, वहाँ से चीज़ अडेप्ट हुई। सेकेंड थिंग, इस चीज़ के ना डिसएडवांटेजेस को समझना पड़ेगा कि जो ओवरलोड है, डिजिटल ओवरलोड कहा जा रहा है। आज के दौर में 3 डिजिटल विलन है जिनमें डिजिटल ओवरलोड यानी इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतने कार्टून्स हैं। मेरे और आपके ज़माने में टॉम एंड जेरी और एक आध थंडर कैट्स और पाफ ऑफ वो आता भी 1 घंटे के लिए ही था ना, तो उसी में बैठ के बस देख लें, उसका खत्म। ऐसे ही अब कंटिन्यूसली स्क्रीन स्विच हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है, बच्चे के माइंड फ्रेम में चेंजेस आ रहे हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट हैं। बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा, बच्चा कंटिन्यूसली किसी एरा के अंदर एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। बिकॉज जब कंटिन्यूसली स्क्रीन चेंज हो रही होती है और जो कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे होते हैं वो चीज़ हमारे बिहेवियर को प्रोग्राम कर रहा होता है। तो मैं समझता हूँ इसे समझना पड़ेगा और इसके डिसएडवांटेजेस को खास तौर पर पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। अगर मेरा बच्चा दिन में इतना ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर रहा है मोबाइल फ़ोन को या स्क्रीन टाइम को, तो उसके डिसएडवांटेज उसके बिहेवियर में नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बिहेवियरल चेंजेस हमें यकीनी तौर पर नज़र आ रहे हैं ज़ोबिया, तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि अब ये बात तो हम करते आते हैं, हो भी रही है कि ये स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और मुझे तो हैरानी होती है इस बात पर कि सुबह से जो टीवी ऑन होता है उसके ऊपर जो वो राइम्स चलना शुरू होती हैं, तो वो म्यूज़िक से हमारे तो सर में दर्द हो जाता है अगर आप कंटिन्यूसली एक ही चीज़ को आप सुने। तो बच्चों के अंदर कितना जो है ना वो उनका दिमाग इफ़ेक्ट करता होगा ये। सही बात है ये, और एक्चुअली होना ही चाहिए कि एक डिसिप्लिन होना चाहिए घर के अंदर, स्पेशली बच्चों के लिहाज से। आपको टाइम होना चाहिए कि इतने टाइम से इतने टाइम तक। देखिए टेक्नोलॉजी तो अब इतनी आगे बढ़ गई है कि आप उससे पीछे नहीं जा सकते। आप ये नहीं कर सकते कि नहीं मैं फ़ोन ही नहीं यूज़ करूँगी, या फादर को कह दें मैं नहीं करूँगा, या ग्रैंड पेरेंट्स भी कह दें कि हम कोई फ़ोन नहीं यूज़ करेंगे। देखिए सिर्फ फ़ोन नहीं है, आईपैड है, फिर कंप्यूटर्स है, फिर टीवी है। हर किस्म का स्क्रीन एक्सपोजर तो है ही। तो थोड़ा टाइम लिमिट करना होता है हर चीज़ को। जैसे आपने एक रूटीन घर में, हर एक के घर में एक रूटीन होता है, वो रूटीन को फॉलो करना ज़रूरी है कि बच्चों को किस एज से किस। अब जब स्कूल शुरू हो जाता है, ऑब्वियसली जब मॉन्टेसरी वगैरह शुरू हो जाता है, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे तो वैसे ही उन्होंने घर पे नहीं होना। फिर उसके बाद आप खाने का टाइम है, फिर उसके बाद, और ये चीज़ भी बड़ी वो है कि खाने के वक्त जो है ना वो आपको स्क्रीन नहीं देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि इसके भी साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं कि आपका बच्चा जो है फिर वो यूज टू हो जाता है कि एक स्क्रीन सामने हो फिर ही मैं खाऊं, वरना मैं नहीं खाऊंगा। और ये ऐसा है वाकई। और ये एक साइकोलॉजिकल, फिर आगे जाके आपको आप ये देखें वो होते हैं ना लोग, फिर वो उनके ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, या वो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं, या वो खाते ही नहीं हैं, क्योंकि जब तक स्क्रीन नहीं उनको अवेलेबल होगा उन बच्चों को तब तक वो नहीं खाएंगे, या वो ज़्यादा खा लेंगे अगर ज़्यादा देर तक स्क्रीन है। और आप खाना रखते जा रहे हैं सामने, आप खुश हो रहे हैं कि आपका बच्चा खाया चला जा रहा है, लेकिन इट्स रॉन्ग, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो इसलिए हर डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। देखिए बच्चे खुद से तो नहीं सीख कर आएंगे ना, एक रूटीन आपने देना है, हमने घर वालों ने, माँ बाप दोनों। आई थिंक ये भी चीज़ होनी चाहिए कि सिर्फ माँ के ऊपर ना हो, बाप। अच्छा, अब आपने जब ये बिल्कुल माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी, इस पे भी मैं बात करूंगी, लेकिन आपने चूँकि जिक्र कर ही दिया ये मोबाइल रख के खाना खिलाने वाला, तो अमूमन ये जो माँओं का कॉन्सेप्ट है, मैं भी एक मदर हूँ, तो माँओं का कॉन्सेप्ट ये है कि जी जनाब चलें इस सब बहाने से बच्चा खा तो लेगा, इसका पेट तो भर जाएगा, वरना बच्चे भी ऐसे हैं कि खाना नहीं खाते। लेकिन हमारे दौर में भाई हम भी तो कभी बच्चे होंगे बगैर मोबाइल के, हमारी माँओं ने भी हमें खाना खिलाया ही होगा या छोड़ दिया होगा। किस तरह से आप चूँकि पेरेंटिंग कोच है, तो मैं आपसे ये स्पेसिफिकली पूछना चाह रही हूँ कि किस तरह से उन्हें खाना खाने की ईटिंग हैबिट विदाउट मोबाइल डेवलप की जा सकती है, क्योंकि बच्चे वाकई बहुत चैलेंजिंग हैं, इतने तेज़ हैं कि वो नहीं खाते हैं। एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। आप देखें हर चीज़ का एक टाइम अगर हो ना, तो बच्चा ऑटोमेटिकली, देखें आप एक जानवर भी, पेट आप घर में रखते हैं तो उसको भी आप ट्रेन करते हैं ना कि ये आपका पॉटी टाइम है, ये आपका खाने का टाइम है, ये आप बाहर जाएंगे वॉक का टाइम है। तो बच्चों को क्यों नहीं इस तरह ट्रेन करते? बच्चों को क्यों हमारे कल्चर में ये समझा जाता है, हमारी सोसाइटी में, कि ये तो पल ही जाएंगे? इस तरह नहीं होना चाहिए। हर चीज़ का एक डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। ऑब्वियसली अगर आप खाने की चीज़ें डिपेंडिंग, आपने बच्चे के सामने निहारी रख दी तो नहीं खाएगा ना, जाहिर सी बात है। सही। आपने वो चीज़ें रखती हैं जो बच्चे की पैलेट को पहले आप टेस्ट करवाएं, क्या चीज़ें, सब्जियां टेस्ट करवाएं, कम मसाले की चीज़ें बनाएं,
स्टर फ्राई बना कर दें, बच्चा क्यों नहीं खाएगा। या एक्टिविटी की चीज़ें रखें सामने, फ्लैश कार्ड्स रख दें, छोटी पजल्स रख दें, कोई एक टॉयज़ रख दें। आई मीन वो आपकी 1-on-1 की डिपेंड्स के कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत तंग करते हैं खाने में। ये मैं जानती हूँ क्योंकि मेरी बेटी भी जब छोटी थी तो उसने मुझे बहुत तंग किया था खाने में, और मैं पूरे घर में उसके पीछे भाग रही होती थी कि शायद ये खाना खा ले। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ कि कितनी देर तक भूखी रह सकती है, कितनी देर। और वो तकलीफ दे बात होती है एक पेरेंट के लिए कि देखेंगे, क्यों हमें डर लगा हुआ होता है कि ओ बच्चे को कुछ हो जाएगा अगर वो खाना नहीं खाएगा सही टाइम पे, या इतना खाना नहीं खाएगा, तो हम उसके पीछे भागते रहते हैं। और तो मैंने उस दिन उसको छोड़ दिया पूरे दिन। मैंने कहा मैं देखती हूँ ये कब तक नहीं खाएगी, और वाकई उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। शाम को उसने जाके खुद ही मुझे कहा मम्मा आई एम हंग्री। जब उसने मुझे कहा आई एम हंग्री, मैंने उसके सामने खाना रखा है और मैं उसके सामने बैठी रही हूँ, और विदाउट एनी इमोशंस कि आपने जो है वो खुद आपको भूख लग रही है, आपको खाना है, अच्छा नहीं खाना है ठीक है जाओ। तो मतलब आपको कुछ दिन जो है वो अपना माओ को अपना दिल मारना पड़ेगा, तो वो बेहतर हो जाएगा। अच्छा अभी मैं ज़ुबिया से भी इस हवाले से बात करूँ, लेकिन समझ माँ बाप दोनों का किरदार कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये समझ लेते हैं कि मुझे इस चीज़ से बहुत तकलीफ़ है कि जो एक माँ के साथ तो बच्चे किसी ना किसी तरह बॉन्ड बना ही लेते हैं, वो नेचुरली होता है, लेकिन बाप के साथ, घर वालों के साथ, चाचू के साथ, और जो घर में दादा दादी के साथ, ये बॉन्ड क्रिएट करना पड़ता है। तो अब वो जी मोबाइल, वो बाप भी लगे हुए हैं, वो स्क्रॉल कर रहे हैं, बच्चा भी मोबाइल चला रहा है, और जी सारी जिम्मेदारी आप इन दी एंड ब्लेम कर देते हैं कि माँ जो है वो बच्चे को मोबाइल दे देती है और टाइम उधर सर्व होता है। तो बी का फादर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है एज अ पेरेंट? ट्रेनिंग में ना अक्सर इंडिविजुअल्स को बात गाइड करता हूँ कि ट्रेनिंग का जो एक पर्पस होता है ना, ह्यूमन बिहेवियर को समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खाली आपके ऑफिस, दफ्तर, आपकी प्रोफेशनल वर्क लाइफ में काम नहीं आता, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। दुनिया के सर्वे के मुताबिक नंबर 1 स्किल किसी इंडिविजुअल, किसी पेरेंट के पास अगर होना चाहिए वो कम्युनिकेशन स्किल है। मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ करता हूँ इंडिविजुअल्स को कि वो स्किल को अडेप्ट करें और लर्न करें। मसला क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि मैं अगर 100 शोज़ करूं, मैं अगर 100 शोज़ में चला जाऊं तो मैं कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन एक साइंस है। आप सामने वाले की साइकोलॉजी को समझें। सवाल पूछना एक आर्ट, आई थिंक आप ये शो कर रही हैं, मैं समझता हूँ एक आर्ट है। इट्स नॉट एन ईजी थिंग। आजकल हर कोई ये समझ रहा है कि अगर मैं कैमरा उठाकर बात करूँ मैं कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हूँ, ऐसा नहीं है। आप अंडरस्टैंड करें ह्यूमन साइकोलॉजी को। मिसाल के तौर पर अभी आपने सवाल किया कि बच्चा को किस तरह से हम खाने की तरफ लेकर जाएं। बहुत सी उन्होंने एग्जाम्पल दी कि आप पजल्स रखें, आप ये चीज़ें रखें, आप कोई अट्रैक्शन रखें, लेकिन उससे बड़ा हुक और अट्रैक्शन होता है आपका कम्युनिकेशन, स्टोरी टेलिंग। बहुत कमाल हुक है। मैं तुम्हें एक बहुत मज़ेदार बात बताऊँ, बहुत कमाल का एक आइडिया मेरे पास आया है। अच्छा, बच्चा फ़ौरन मुतवज्जा होता है। अच्छा क्या, बताइए। देखिए, या तो टेक्नोलॉजी बच्चे को हुक करेगी या तो आप हुक करेंगे। मसला ये क्योंकि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना गिर गया हमारे माशरे में, हम जिस माशरे में जिस किस्म का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, हमारा लेवल इतना गिर गया कि बच्चा हमसे हुक नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैं लॉट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग आई हैव डिड, लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स ट्रेनिंग मैं कर रहा होता हूँ, 1-to-1 कोचिंग्स कर रहा होता हूँ। बहुत से केसेस मेरे पास ऐसे आ रहे होते हैं जो कि बहुत एक्सट्रीम होते हैं कि भाई 20 साल गुजर नहीं है। बुनियादी तौर पर बच्चे को कहानी पसंद है। आप एक वालदा हैं, बहुत से लोग वालदैन 6 शो देख रहे हैं, बच्चों को कहानी बहुत पसंद है। आप अपने आप से एक सवाल करें, आपको कितनी कहानियाँ आती हैं? क्या आपको 50 कहानियाँ भी आती हैं? मुझे आज भी ये बात समझ आ रही है, मैं इंडिविजुअल से मिलता हूँ, उनको 4-5 कहानियों से ज़्यादा कुछ आता नहीं है। वो कैसे बच्चे को हुक करेंगे? देखिए, पजल टॉय इज़ अ रियली ग्रेट टूल, बट इंडियन आपका ह्यूमन कनेक्शन कम होता जा रहा है। बड़ा अच्छा जुमला भी है कि राब्तों के डूब जाने से डूब जाते हैं सफ़ीने, यानी राब्ता अगर टूट जाएगा तो सफ़ीना डूबेगा। आज के दौर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम शादियाँ, पर्सनल लाइफ, रिलेशंस लाइफ, ये शुरू कहाँ से हो रहा है? बचपने से। पेरेंटिंग पे तवज्जो नहीं दी कि जो चीज़ सिखानी थी, यानी आजकल के बच्चों की तरबियत आप नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रहा, वो मोबाइल कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी कर रहा है, वो नेटफ्लिक्स कर रहा है। मतलब एक कमाल जुमला मैंने भी डॉक्यूमेंट्री पढ़ा नेटफ्लिक्स की कि इफ़ यू नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट ना, यू आर द प्रोडक्ट। यूट्यूब की आप पे नहीं कर रही हैं, आपका बच्चा सुबह शाम यूट्यूब देख रहा है, आपने दिखा तो दिया बेटा चलो खाना खा रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप यूट्यूब के पे नहीं कर रही हैं, आपको बेचा जा रहा है, आपके बच्चे की कॉन्सेंट्रेशन को बेचा जा रहा है। आपने बच्चे को खाना तो खिला दिया, आपने बच्चे का टाइम तो कंज्यूम कर लिया, लेकिन आपके बच्चे की जो जहनी कैफियत के साथ काम किया जा रहा है ना, कि इंटरनेशनल रिसर्चेज हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वी लिव इन अ कल्चर स्केप। हमारे बहुत से जो वालदैन हैं ना, वो ये समझ ही नहीं पा रहे। वो देख रहे हैं उसका बच्चा भी तो देखता है, फलां बच्चा भी तो देखता है, ये भी तो देख रहा है। तन्हाई का शिकार हो गई है आपकी यूथ, खुदकुशी, सुसाइड हमारे बड़ा कॉमन हो गया है। डिप्रेशन राइस पर, आई थिंक अमेरिका जैसा कंट्री जो है वो पिल्स पर चल रहा है। क्यों? अब आप ये देखिए ना, एक और जो चेंज हमारे यहाँ आया है,
पहले अगर घर में या आप किसी इवेंट पे चले जाएं तो 4-5 बच्चे अगर मिल जाएं तो उनकी धमा चौकड़ी अलग होती थी और उनका खेलना कूदना ये सब। अब बच्चे जी 10 मिनट खेलते हैं, उसके बाद जी घरों में होते हैं मोबाइल दे दें। इस चीज़ से जरा मुझे बड़ी कोफ्त आती है सुन के कि तो हमें अपना बचपन याद है कि अगर हम 4-5 कजन्स भी मिल जाते थे तो हमें आप घंटों खिला लें, हम खेल लेंगे। हमारे अंदर स्टेमिना भी होता था, हमें ना दिन का, धूप का, सर्दी गर्मी किसी चीज़ का एहसास नहीं होता था, जुनून सवार होता था कि खेलना है। अब आप बच्चे को 10 मिनट आप भरे, वो बाहर खेल रहा हो, अंदर खेल रहा हो, कजन्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, उसके बाद उनका आखिरी मुद्दा ये होता है कि जी मोबाइल दे दें। तो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें और क्यों है ये स्टेमिना बच्चों के अंदर नहीं है, या ये क्या इसकी वजूहात हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो जाने से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कि बच्चों को मोबाइल का इस्तेमाल कम करने पर कैसे राग़िब किया जा सकता है, और जाने से पहले एक और चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे वो ये कि एक फैमिली गैदरिंग के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं लेकिन वो बहुत लिमिटेड सा उनका प्ले टाइम है जी, 5-10 मिनट उन्होंने खेल लिया, स्पेंड कर लिया टाइम, उसके बाद देन अगेन उनका आखिरी हल ये है कि जी मोबाइल। तो इसको कैसे वो ये क्या है ये बिहेवियर? मुझे तो बहुत ही ऑकवर्ड और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस चीज़ पे कि भाई खेलो कूदो, हमारे अंदर तो इतना स्टेमिना था कि हम घंटों खेलते थे। अब बच्चों के अंदर स्टेमिना भी ख़त्म होता जा रहा है और वो उनका किसी चीज़ में दिल भी नहीं लगता। अच्छा बैठ भी जाएंगे तो कहेंगे अब क्या करें, उन्हें खुद से गेम्स भी जनरेट करना नहीं आते। एक्चुअली जब हम छोटे थे तो उस वक्त ये बड़ा माहौल होता था कि गली में जाके आप दोपहर को जब स्कूल के बाद आप खेल रहे हैं या आप दोस्तों के साथ टाइम शाम के टाइम से पहले घर आना है। अब लेकिन सिक्योरिटी इश्यूज इतने हैं हमारे शहर में कि वो चीज़ आप पेरेंट्स अलाउ नहीं करते बच्चों को, तो ऑटोमेटिकली जब आप बच्चों को अलाउ ही नहीं कर रहे बाहर जाना, क्योंकि ऑब्वियसली आप सारा वक्त वहाँ जाके आप चौकीदारी तो नहीं कर सकते ना कि खुदा ना खास्ता कोई आ ना जाए, कोई पकड़ के बच्चे को, किडनैपिंग्स इतनी हो जाती हैं। तो वो जो है इस वजह से बच्चों को जब आप इंडोर्स रखेंगे, हर एक के घर में गार्डन नहीं होता, नहीं है तो नहीं है, तो फिर उसके बाद आप क्या करें? फिर आपने कोई अपनी अब रोज़ आना जो एक मदर के ऊपर, क्योंकि आप जो जैसे पहले कह रही थी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है, घर की हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर। अब वो बेचारी दोपहर को जो है वो उस वक्त खेलना भी शुरू कर दे बच्चों के साथ फिज़िकली, यानी कि छुपन छुपाई, मतलब पॉसिबल नहीं है ना। एक इंसान, एक रोबोट तो नहीं है, भी ब्रेक चाहिए बच्चों को, हर एक को ब्रेक चाहिए। तो फिर ऑटोमेटिकली क्या आता है? आईपैड ही आता है ना कि ये तुम आईपैड पकड़ो, मैं भी सुकून करूं, तुम भी सुकून करो। वो भी स्कूल से बच्चा आया है, उसकी आदत हो गई है कि सॉरी कि खाना खा के और मैं ये आईपैड पे बैठ जाऊंगा, तो सब सुकून में बैठे हुए हैं क्योंकि दूसरे फैमिली मेम्बर्स उस तरह की इनपुट नहीं डालते, ना एफर्ट डालते हैं जितनी माँ डाल रही है। तो अगर दूसरे फैमिली मेम्बर्स, जैसे आपने शुरू में कहा कि वो भी एक कंपार्टमेंटलाइज कर ले ना दिन को, कि बच्चे के साथ में आधा घंटा दादी टाइम स्पेंड करेंगी, 10-20% भी कोई अपना इनपुट डाल दे तो बहुत बेहतर हो जाए। वही बात है ना। तो सब कुछ अगर मदर के ऊपर आ गया है तो वो इंसान है, वो रोबोट तो नहीं है। फिर आप फादर जब आप शाम को घर आ रहे हैं तो आपका ये मकसद नहीं है कि आप सुबह से काम करके आएँ तो बच्चे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पेरेंट की होती है। आप थोड़ी देर टाइम स्पेंड करें अपने बच्चों के साथ, कुछ काम की बात करें, कोई बोर्ड गेम खेल लें अगर आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, एक बॉल के साथ ही खेल लें, अपने घर के अंदर छत पे जाके खेल लें। आई मीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन एफ़र्ट की बात है कि एफ़र्ट कौन डाल रहा है। क्योंकि ये जो आपने कहा कि पार्टीज़ होती हैं, अंदर आगे प्ले डेट्स होती हैं, उसके अंदर बच्चे आते हैं, फ़ोन लेकर आते हैं, फ़ोन पे ही बैठे रहते हैं, कोई और गेम नहीं खेलते। यही तो कह रही हूँ। हाँ, तो मतलब वो आदत हुई भी है ना। आई मीन वही बात है कि टेक्नोलॉजी के अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। पर अब ये खाली मेंटली चैलेंजेस नहीं है, ये फिजिकल चैलेंजेस भी लेकर आ रहा है ना। आप देखेंगे एक तो बिहेवियरल इश्यूज हैं, बच्चे हाइपर किड भी हैं, बच्चों के साथ और बिहेवियरल इश्यूज भी हैं, बच्चे किसी से मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, इवन तो सलाम करवाना उनको, बच्चों को बहुत सारे ऐसे उनको स्क्रीन बजी कोई आया है घर पे सलाम कर लो, तो ये वाली चीज़ें भी हैं। स्टैमिना उनका ख़त्म होता जा रहा है, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आप इसको कैसे सम अप करेंगे? आई थिंक मैं इस बात को सम अप कर, मैंने भी आपसे पहले ही बात की कि जिस तरह हमारे जो पेरेंट्स हैं ना वो एकेडमिक साइड पर बहुत इन्वेस्ट करें, जैसे हम हार्ड स्किल कहते हैं, टेक्निकली हमारा जो बिहेवियर है, हमारी जो इमोशंस है, हमारा जो कम्युनिकेशन और जो अदर एरियाज़ कहलाते हैं, इन्हें हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। हार्वर्ड का सर्वे भी कह रहा है कि एक बच्चे की कामयाबी में ना 85% सॉफ्ट स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पेरेंट्स को ही इस बात की अवेयरनेस नहीं है, हमारे पेरेंट्स बस स्कूल कॉलेज भेजकर समझते हैं कि सब कुछ हो गया। जैसे कि हमने बात दीन भी कहता है, तरबियत पर फोकस करो, अखलाक। मुझे जुमला बहुत पसंद है हज़रत अली का, वो कहता है जिसने अपने अखलाक बेहतर कर लिए ना उसने 33% तैयारी कर ली।
मतलब इखलाक एटीट्यूड की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे आपने कहा बच्चों को सलाम करने की आदत ख़त्म होती जा रही है, वो फ़ोन में स्टक है, कोई बड़ा बुरा गुजर के वो अपने फ़ोन में ही लगे रहते हैं। उसकी एक बुनियादी वजह है कि शायद हमने उस तरह से इंपॉर्टेंस को भी वाजे नहीं किया। जैसे बच्चा फायर के करीब नहीं जाता, अगर आप कहीं फायर जलाते हो तो बच्चा नहीं जाता, क्यों? बिकॉज आपने फायर की वैल्यू को या फायर की डिसएडवांटेज को बताया। लेकिन क्योंकि आप खुद एक मरीज़ थे, क्योंकि मैं और आप खुद एक मरीज़ हैं, मैं और आप खुद 2-2 घंटे हमारा स्क्रीन टाइम, एक रिसर्च सर्वे के मुताबिक एक दिन में एक इंडिविजुअल 1000 बार फ़ोन अनलॉक लॉक कर रहा है, 1000 बार। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे जो मैं और आप खुद अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं? सो वही जो गांधी ने बात की थी, पहले आप अपने आप को बदलें। मतलब पेरेंट्स नीड टू चेंज। मतलब मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर एक बात समझ पाया, जो सबसे लीस्ट इन्वेस्टेड सेक्टर है। मतलब हज़ारों करोड़ों माँ बाप होंगे, लेकिन हज़ारों करोड़ों माँ बाप शायद इस बात पर कभी भी तवज्जो सीख नहीं रहे, इन्वेस्ट नहीं कर रहे कि मुझे मॉडर्न एरा में पेरेंटिंग करनी कैसे। ऑब्वियसली बात है, आपके पुराने ज़माने में नेटफ्लिक्स नहीं था, 1200 रुपये में 1 करोड़ 1000 फिल्में नहीं मिलती थी। आप 1520 रुपये की एक सीडी लेने जाते थे, फिल्म खरीदते थे, एक एफर्ट होता था। अब दुनिया एफर्ट लेस हो गई। इसे हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी कहते हैं ना। गिव एन एग्जांपल, पहले आपको समोसे खाने होते थे ना, आपको 4 कदम 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था। घर में कोई मेहमान आ जाए, रोटी लेने जाना पड़ता था। अब हर चीज़ इंस्टेंट है, ऑनलाइन अवेलेबल। फूड पांडा, करीम, गाड़ी आपको घर के दरवाजे मिलेगी, हर चीज़ इंस्टेंट मिलेगी। लेकिन बच्चे को बात समझानी पड़ेगी कि बेटा कामयाबी इंस्टेंट नहीं मिलेगी, बेटा बिहेवियर फ़ौरन चेंज नहीं होगा, अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करो। और आज के दौर में अगर मैं इस बात को सम अप करूं, कामयाब बच्चा वही है, कामयाब वालिदैन वही हैं जो बच्चों को टॉलरेंस, बच्चों के एटीट्यूड, बच्चों के बिहेवियर पे काम कर सके। दुनिया इन्फॉर्मेशन से भरी हुई है, इन्फॉर्मेशन आपके बच्चे को आई जाएगी, मिली जाएगी। डिग्रियाँ लेना इट्स नॉट अ बिग थिंग, बट बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से हमें उस रेस से निकालना होगा बच्चों को कि जी वो फर्स्ट आ जाए, सेकंड, वो भी बहुत बेहतर हो गया। अब पहले तो जी एक ये भी रेस थी कि बच्चा जी अच्छा ग्रेड नहीं ला रहा, ये नहीं ला रहा, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि वही वाली आपकी बात की इन्फॉर्मेशन है, अभी नहीं सीखेगा, थोड़ा बड़ा होके गूगल से सीख लेगा, पढ़ लेगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, आ जाएगा। लेकिन बहुत बेसिक चीज़ जो आपके फिज़िकल नीड्स हैं, जो आपकी मेंटल नीड्स हैं, जो आपके बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, एटीट्यूड प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के अंदर, ये सब चीज़ें आपके घर से और आपके पेरेंट्स के साथ जो है वो उनको काम करना होगा, और तभी वो जाकर बेहतर हो सकेंगी। बहुत शुक्रिया समद अब्बास साहब, आपने वक्त दिया, बहुत से आप लोगों से गुफ्तगू रही। ज़ुबिया आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। मज़ीद भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के साथ, इश्यूज़ के साथ और करंट स्टोरीज़ के साथ हाजिर होते रहेंगे। रोज़ाना हमारा और आपका साथ रहेगा, पीर से हफ्ते तक 10 से 12 बजे तक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह ने